तो सीधा मुद्दे पे आते हैं, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाए। अच्छा सर, अब एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिससे पूरे देश के सारे क्रिएटर्स सहमे हुए हैं बिल्कुल। ऐसा कौन सा सवाल है भाई? इससे एक और चीज आती है, जैसे नए नए जब यूट्यूबर बनते हैं ना, तो वो व्यूज देखने वाली आदत बहुत। तो इससे क्या है ना, मतलब कभी व्यूज डाउन होते तो अर्निंग डाउन नहीं होती। अच्छा, शैडो बैन जैसा कुछ होता है क्या? यार शैडो बैन होता है। मैं आराम से कमा रहा हूँ 25 लाख रुपए। बहुत अच्छे क्रिएटर कहाँ होते 25 लाख कमा रहे हैं सर यार। यूट्यूब से एक्चुअल अर्निंग कितनी आती है? देखो, आप कोई कह दे कि भैया डिजिटल इंडिया हो गया है, तो वही बात है ना कि डिजिटल इंडिया कहाँ हो गया। हम तो यूज करना सीखे हैं, बनाया तो कुछ है नहीं। सर, क्या क्या टॉप 3 चीजें हैं जो कि मतलब एनालिटिक्स में जा करके हर किसी को देखना ही चाहिए और उनके बेसिस पे जो चेंजेस हो? 3 चीज। मैं आपको एक बताता हूँ, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो निर्जीव है चाहे वो सजीव है, उनकी 4 ही स्टेज होती है। लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, उसका रीजन ये है कि ये तो अभी रिकॉर्डिंग के वक्त क्या लग रहा है, अभी रिटेंशन रहेगा, इधर तक लोग पहुंचेंगे ये वीडियो के। हाँ, नए क्रिएटर देखेंगे। ऐसा पॉडकास्ट पहला ही हो रहा है मेरा कि इतना टेक्निकल है। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सीधा मुद्दे पे आता है, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाए। भाई हमको बाकी कुछ नहीं जानना, ये पहले डाल दिया भाई, यही करना है हमने। यूट्यूब पे ऐसा वीडियो बनाओ बढ़िया, जो ज़्यादा चले, ज़्यादा स्पॉन्सर आए। एडसेंस के भरोसे मत बैठो। अगर एडसेंस के भरोसे बैठोगे तो जो स्टूडियो में इन्वेस्ट किया होगा और जो लाइट का बिल आएगा वो भी नहीं निकलेगा। तो ज़्यादा ब्रांड प्रमोशन आए, ज़्यादा, या फिर अगर मान लो आपको ब्रांड भी नहीं करना है तो ज़्यादा एफिलिएट प्रोडक्ट सेल हो, तब आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो मतलब क्या करना चाहिए लोगों को? जैसे कि अभी एंटरटेनमेंट में घुसना चाहिए, फाइनेंस की बातें करनी चाहिए, हमारे जैसा टेक करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या बेस्ट है अभी? देखो, वैसे तो यूट्यूब में ये अच्छा रहता है कि जिसको जो आता है वो करे, लेकिन ऐसा नहीं है जिसको कुछ भी नहीं आता वो यूट्यूब से ज़्यादा कमाता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं आता, तो अब मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ यूट्यूब से। मैं यूट्यूब पे पहला वीडियो यही बनाऊंगा कि देख भाई, मेरे को कुछ आता नहीं है, ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे कोई स्किल सीखूंगा, फिर आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा। इस चीज़ से लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो अगर आपको कुछ आता है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं आता तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपसे लोग जल्दी रिलेट करेंगे। और लोग ना आपको मतलब ना फिर भगवान समझने लग जाते हैं, ये तो यार हमारा जैसा ही है। अच्छा, फिर क्या होता है, आप सच में धीरे धीरे भगवान बन जाते हो और भक्त भक्ति रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मेन चैनल उतने नहीं चलते, जैसे सौरभ जोशी का है, तो उसका मेन चैनल ड्राइंग का था बट वो नहीं चला, व्लॉगिंग वाला ज़्यादा चला। ये भी होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है कि जितना शो ऑफ बाकी क्रिएटर्स कर रहे हैं कि 7-8 कार्स खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, जो कार इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो बाहर से आ रही है, उतने एक्चुअल पैसे यूट्यूब एडसेंस या बाकी चीज़ों से हो जाते हैं, पीआर वगैरह से। देखो, कुछ यूट्यूबर हैं जो सच में ये अफोर्ड कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। हाँ। और कुछ ऐसे भी जो सिर्फ शो ऑफ के लिए ही करते हैं। अब वो कार चाहे भले वो रेंट पे लेके आए या उनके कनेक्शन है या जो भी है, मगर हाँ, कुछ लोग करते हैं ऐसा। अच्छा, लोगों को जो देखना पसंद है क्रिएटर वही करेगा। आज मान लो सपोज आप एक मैं अभी कुछ दिन पहले एक क्रिएटर से मिला हूँ। उसने कहा कि भाई, मैंने जब स्टार्ट किया मैं बहुत कोर टेक नॉलेज देने वाला था, मैं बहुत नॉलेज, लोगों को पसंद नहीं आया। फिर मुझे समझ में आया कंटेंट कैसे चलेगा, तो मैंने कंटेंट उसके हिसाब से बनाया। बेसिकली सिंपल सी बात है कि आपको एल्गोरिदम के बेस पे ही काम करना चाहिए। ज़्यादा क्रिएटिविटी के चक्कर में रहोगे तो फिर वो आपको फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। हो जाए। और दैट से शायद जो क्रिंज कंटेंट होते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी बूम करते हैं, स्पेशली शॉर्ट्स पे। हाँ, थोड़े। क्रिंज कंटेंट तो बिल्कुल एक पुरानी कहावत है ना कि बद से बुरा बदनाम होता है, वो वाला सीन है इसमें। हाँ, पॉइंट। अच्छा सर, इससे रिलेटेड एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। मेरा एक छोटा भाई है, अभी अभी उसने 12th पास किया है, तो उसको जैसे 2 करियर पाथ दिख रहा है। चूंकि मैं इसमें आ गया हूँ, यूट्यूब वगैरह में करता हूँ, तो उसको लग रहा है ऐसा कि अगर मैं 12th के बाद इंजीनियरिंग 4 साल करता हूँ, मेहनत करके पढ़ाई करता हूँ, तो एक जैसे ट्रेडिशन चला आ रहा है कि भाई इंजीनियर्स 4 साल मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आगे कहीं जॉब लगती है, वहाँ 4-5 साल मेहनत करते हैं, तो 10 साल में एक बढ़िया लाइफ उनकी सेट हो जाती है। तो क्या उसको थोड़ा सा उसके मन में ये डाउट आ रहा है कि अगर मैं यूट्यूब पे आता हूँ और वही 10 साल, इनिशियल 5 साल पढ़ाई वाले और 4 साल शुरू के करियर वाले, 7-8 साल अगर मैं यूट्यूब पे लगन से मेहनत करता हूँ, उसको कंटेंट का ABCD कुछ नहीं आता,
तो अगर वो जैसे अपने उस इंजीनियरिंग की पढ़ाई में और करियर में मेहनत करता है, वैसा मेहनत यूट्यूब पे करे, कोई भी जॉनरा सेलेक्ट करता है, टेक, ऑटो, जो भी उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो क्या एक स्टेबल करियर ये बन सकता है? देखिए यूट्यूब पे स्टेबल करियर बन सकता है भाई, मेरा खुद का बना हुआ है तो वो तो मैं मना ही नहीं कर सकता। जी, लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और यूट्यूब वो कभी भी कर सकता है, जी। या मान लो कल यूट्यूब के अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म आ गया वहां पे वो स्टार्ट कर सकता है। मगर एजुकेशन वैसे तो खैर आदमी बुढ़ापे में भी पढ़ सकता है, मगर वो सही नहीं रहेगा। जी। तो और एजुकेशन का मेरा शुरू से मानना था कि पढ़ाई हम लोग कमाई के लिए नहीं करते। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका हुनर किससे वो पैसा कमा रहे हैं। तो पढ़ाई एक्चुअली ना अपने माइंड के विकास के लिए, नॉलेज के लिए की जाती है। तो मेरे हिसाब से उनको अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए और यूट्यूब को पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब बहुत अच्छा चल जाता तो भी एक बार पढ़ाई तो कंप्लीट कर ले, क्योंकि मेरे हिसाब से पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कमाने के लिए नहीं है भले ही। तो इसलिए पढ़ाई भी करनी चाहिए और यूट्यूब तो बिल्कुल कर सकता है, कोई इशू नहीं है, करियर बन सकता है इसमें। एक और चीज़ है, जैसे बहुत सारे जॉनरा होता है, ठीक है? तो कुछ लोग कहते हैं यार लाइफ़स्टाइल में बहुत ज़्यादा पैसा है, अंधा पैसा है लाइफ़स्टाइल में। कुछ लोग कहते हैं यार ट्रैवल अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें जो दुबई जैसी कंट्रीज़ है वो स्पॉन्सरशिप देती है, वो ज़्यादा पैसा देती है। तो ज़्यादा पैसा एक्चुअली है किस चीज़ में? देखो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मान लो आप 4-5 चीजें कर रहे हो, हाँ। तो जो आप पे शूट कर रही है, जो चीज आपकी चल गई उसमें पैसा है। और दुनिया में यूट्यूब को छोड़ दीजिए आप, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसमें पैसा ना हो, लेकिन आपको लेवल अचीव करना पड़ेगा वहां पे। आपने देखा होगा ना, एक मिष्ठान भंडार होता है अपने कॉलोनी में, और वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत भीड़ होती है। अच्छा सेम एक दूसरा भी होता है, वो छोटा सा मिष्ठान भंडार होता है, उसके पास बहुत कम स्वीट्स सेल होते हैं। तो काम तो दोनों का सेम ही है, तो उस लेवल को अचीव तो करना पड़ेगा। तो लाइफ स्टाइल में आप वो लेवल अचीव करोगे तो भी आपको पैसा मिलेगा, टेक में वो करोगे तो भी मिलेगा, फाइनेंस में करोगे तो भी मिलेगा। बट आप किसी भी सेगमेंट में चले जाओ, आपको एक लेवल तो अचीव करना पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है कि किसी सेगमेंट में आपको एडसेंस से ज्यादा कमाई हो, किसी में अफिलिएट प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहे हैं, किसी में भाई आपकी हवाबाजी बहुत हो रही है, आपको इवेंट में लोग पेड बुला रहे हैं, किसी में आपको स्पॉन्सर ज्यादा मिल रहे हैं। तो अलग अलग चीजें हो सकती है, मगर आप एक लेवल पे जाते हो तो हर कोई भी टॉपिक पे आप शुरू करो, पैसा आ जाएगा। ट्रैवल से याद आया, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं ट्रैवल के? नहीं मैं तो एक्चुअली ट्रैवल क्रिएटर हूँ ही नहीं, मैं तो अपनी मेमोरी के लिए इंस्टाग्राम के हिसाब से तो नहीं, पूरे ऐसा भर भर के इंस्टाग्राम ग्रेड पे आया। हाँ तो कभी कभी देखो अभी क्या होता है ना, मैंने ट्रैवल में एक चीज देखी है इनिशियल लेवल पे, कि आपको ना ऐसे रिजोर्ट वगैरह में जैसे स्टे करना, जैसे मेरा शौक है घूमना, वे लोग कार्ड प्ले करते हैं, मैं घूमता हूँ। तो अब मेरे लिए अगर ये हो जाए कि कोई सपोज मैं 3 स्टार होटल अफोर्ड कर रहा हूँ, अब कोई 5 स्टार होटल है या रिजोर्ट है, वो कहेगा हमारे आके फ्री में स्टे करो, तो अभी इतना ही हो रहा है। तो उतना ही ऐसा अलाउ होता है हाँ, कि हाँ, कोई बिल्कुल होता है है, तो बिल्कुल। उनको फ्री स्टे मिल जाता है? हाँ मतलब मैं तो जब स्टार्ट किया था, मैं जैसलमेर गया था, तो सनसेट ड्यून्स में जब मैं गया वहाँ पे, तो मैं बुक करने गया था, तो मुझे पहचान गया, बोले अरे सर आपसे बुक नहीं, आप तो आओ, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा तभी मेरे को लगा कि यार चलो ट्रैवल कंटेंट भी बनाते हैं। अच्छा सर, इससे रिलेटेड एक सवाल आ रहा है कि जैसे अभी तो आपने काफ़ी एक बहुत बड़ा लेवल अचीव कर लिया है, राइट? लेकिन जो बिगिनर क्रिएटर है वो किस तरह से, अभी जैसे आपने भी कहा कि एडसेंस के भरोसे मत बैठना, तो किस तरह से इनिशियली 10,000 सब्सक्राइबर्स या 20,000, क्या वो बैरियर है जहाँ पर जाकर के ब्रांड्स खुद भाव देने लग जाते हैं, या हमें ही एज ए क्रिएटर अप्रोच करना पड़ता है? किस तरह से ये प्रोसेस है कि स्पॉन्सरशिप या बार्टर डील्स या पैसे जो भी हैं वो कैसे आना शुरू होते हैं? देखो मैं इस लाइन में 9 साल से हूँ, जी, तो आज से अगर 6-7 साल पहले की बात करें तब तो ये था कि भाई हमको अप्रोच करना पड़ता था, जी। और कंपनियां मना भी कर देती थी और कुछ ब्रांड बार्टर वगैरह डील कर भी लेते थे। अच्छा उसमें भी मैंने एक चीज देखी कि उस टाइम जो लोग बार्टर से शुरू किए थे ना, उनको आज भी बार्टर ही मिल रहा है। बहुत सारे क्रिएटर है भी, वो काफी बड़े हो गए, मगर उनको पेड कम मिलता है। आज वो सिनेरियो नहीं है। आज अगर ब्रांड को आप अप्रोच करोगे ना, वो आपको कोई भाव नहीं देगा। तो सिंपल सी बात है, आप खुद को ही बिल्ड करो, ब्रांड खुद आपके पास आएगा। और अभी तो इतनी सारी मार्केटिंग एजेंसीज है कि आपको मतलब इतना मेल्स आएगा, आप खुद सोचोगे यार मैं ये वाला करूँ या ये वाला करूँ, किसको रिजेक्ट करूँ, किसको नहीं करूँ। तो अभी स्पॉन्सरशिप का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स, वो क्या रहता है? देखो अभी कोई ऐसा मिनिमम नहीं है। अभी के अलग अलग तरह के ब्रांड्स आ गए, हर ब्रांड यूट्यूब पे अपना कंटेंट बनवाना चाहता है। पहले था कि भाई बड़े बड़े ब्रांड ही थे, उनके बहुत सारी चीजें थी कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। अभी छोटे छोटे ब्रांड है। मैं बता रहा हूँ आपको, आज की स्थिति ये है कि किसी का टेलीग्राम चैनल भी है ना, वो उसको भी प्रमोट करवाना चाहता है।
अब वो चाहता है कि ठीक है यार, अब मैं 1 लाख सब्सक्राइबर वाले के पास जाऊंगा, वो मेरे से 20-25 हज़ार रुपये मांगेगा, तो भाई मैं तो दे ही नहीं पाऊंगा। मेरा तो एक टेलीग्राम चैनल ही है जिस पे मैं सिर्फ अफिलिएट ही करता हूँ। तो सोचता है चल ठीक है, किसी के 2000 व्यूज भी आ रहे हैं, इसको 10,000 भी मना लेता हूँ, तो उससे भी वो करवा लेता है। तो अभी ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। अगर आपको 2-3 हज़ार व्यूज भी आ रहा है, 2000 व्यूज भी आ रहा है, तो आपको स्पॉन्सर आने लग जाएगा। हाँ, छोटा आएगा पहले, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अभी स्पॉन्सर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर अभी आपने बोला कि बार्टर वाले बार्टर पे ही रह गए हैं, तो क्या मतलब बिना पैसों की कोई डील ना करें इनिशियली भी, भले ही छोटे पैसे हों लेकिन जरूर चार्ज करें, उसके बाद ही कोई भी कोलैब करें? हाँ, देखो इसमें 2-3 चीजें हैं कि जैसे सपोज आज जैसे मैं अभी भी कई बार बार्टर कर लेता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, आपको नीड भी है कंपनी से, तो आप उसको ले सकते हो, जी। और वो वैल्यूएबल भी है प्रोडक्ट, और उस वो ब्रांड भी बहुत बड़ा है, उसको सिर्फ ORM ही करना है, सेल्स पर्पज उसका नहीं है, तो आप ले सकते हो इक्का दुक्का। लेकिन अगर आप सब कुछ बार्टर पे कर रहे हो, तो फिर ब्रांड समझ जाएगा कि ये आदमी बार्टर में मान जाता, फिर आपको पैसा नहीं देगा भाई साहब। और एक और चीज़ है, जैसे काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स हैं, पहले उनका जो चैनल था वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करा था, मतलब 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया टेक्निकल ग्रो जैसे बट अभी उनके पे ना व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं। तो क्या ऐसे चैनल दोबारा रिवाइव हो सकते हैं कभी कुछ? देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। ये जो इंडस्ट्री है ना, शो ऑफ वाला जो बिजनेस है, इसमें क्या है ना, एक ओवर सैचुरेशन आ जाता है कई बार। जैसे एक ही व्यक्ति है, एक ही तरह का कंटेंट बना रहा है, उसको देख देख के ऑडियंस बोर हो जाती है। आप चलो टेक्निकल गुरु जी तो एक क्रिएटर है, अभी आप अक्षय कुमार को देख लीजिए, उनके भी फिल्में फ्लॉप जा रही है, सलमान खान के देख लीजिए आप, फिल्में जा रही है। तो अब क्या है कि धीरे धीरे ऑडियंस ने वो सब चीजें देख ली। अब या तो आप कुछ ऐसी चीजें इवॉल्व करो जैसे शाहरुख खान ने किया, कि एक रोमांटिक था वो, और फिर वो एकदम 6 पैक बना के कुछ अलग एक्शन हीरो में आया, तो ऑडियंस देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी को जस्ट पूरी तरह अपोजिट चेंज कर दिया। या आप वही वही चीज करते रहोगे तो ऑडियंस कहीं जाके सैचुरेट होगी, तो वो धीरे धीरे चीजें चली जाती है। जैसे मूवी से ही रिलेट कर सकते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत बार अगर हमने प्रमोशन बहुत ज़्यादा किया है तो टिकट्स ना ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है? तो क्या यूट्यूब पे भी कुछ ऐसा है कि फेक या कह सकते हो व्यूज़ वगैरह बाई कर सकते हैं, सब्सक्राइबर्स बाई कर लें, कुछ ऐसा करना? देखो सब्सक्राइबर वैसे बाय करना और ये व्यूज बाय करना, ये लीगल तो कुछ है नहीं। बेकार है। और कभी कभी आपको एक यूट्यूब की एक पॉलिसी है, फेक एंगेजमेंट पॉलिसी, जो कम्युनिटी गाइडलाइन के अंडर आती है, तो आपके उस प्रॉब्लम से चैनल भी डिलीट हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप गूगल एड्स का यूज कर सकते हो, वो भी एक सिनेरियो में। उसमें मैंने काफी सारा एक्सपेरिमेंट किया है कि मान लीजिए आपका कोई कंटेंट है जो एवरग्रीन कंटेंट है, ट्रेंडिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए, वरना आपका पैसा बेकार चला जाएगा, बाद में वीडियो नहीं चलेगा। अब मान लो आपको उस पर 2-3 हज़ार व्यूज आ गए, सपोज 5,000 व्यूज आ गए, आपने देखा कि मेरा वीडियो का इंप्रेशन ज्यादा नहीं गया, लेकिन जितना भी गया लोगों का इंगेजमेंट अच्छा है, ऑडियंस अच्छा है, अब मुझे इसके इंप्रेशन इंक्रीज करने हैं, तो आप एक टारगेटेड ऑडियंस पे गूगल एड्स यूज कर सकते हैं। 5,000 रुपए आपने लगा दिए लेट से। अब उससे भी अगर जो आपने गूगल एड्स पे ऐड लगाया वो टारगेटेड ऑडियंस को लगाया, और आपकी वीडियो अच्छी थी, तभी तो पहले इनिशियल लेवल पे जो व्यूज आए तो उस पर एंगेजमेंट अच्छा था। तो अब क्या होगा कि जब 5,000 रुपए आपके खत्म हो जाएंगे, उससे थोड़ा बहुत व्यूज मिलेगा, आप देखोगे उसके बाद भी वो वीडियो चलेगा। मैंने ऐसा कई बार एक्सपेरिमेंट किया, हर बार सफल रहा। लोग कहते थे कि गूगल एड्स को यूज करते हैं तो गूगल को एक पता चल जाता है, फिर भाई गूगल इतना ऐसा एक बंदे के लिए इतना छोटा नहीं है गूगल, तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप गूगल एड्स का यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत बस, तो 100%। और अभी मैं नाम नहीं लूंगा, पर यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े महारथी वो गूगल एड्स की बदौलत ही महारथी बने हैं। उससे याद आया, एक पुराना इंसिडेंट याद आया हमारा जो हुआ था। हाँ, तो बेसिकली एक यूट्यूबर थे, बहुत बड़े यूट्यूबर है, पहले 5-6 साल पहले, अभी टॉप 3 टॉप 5 में आते थे। तो एक बार सर ने वीडियो बना दिया कि इनको व्यूज खरीदने पड़ रहे, तो सर ने कुछ नेगेटिव नहीं बनाया, वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जस्ट कि भाई ये व्यूज खरीद रहा है, ऐसा हो रहा है, ये वो एक बहुत इन्फॉर्मेटिव। वो बेसिकली उसमें सीन ये था कि मैंने ये बनाया था कि भाई जो स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ के 10वीं भी नहीं कर रहे और इस यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि पढ़ाई कर लो, क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनको 15-15 मिलियन हैं, वो भी एडवर्टीजमेंट लगा रहे हैं, बिकॉज उनकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए कि भाई वीडियो के अंदर उन्होंने प्रमोशन किया हुआ है। अब जिससे ब्रांड से पैसा लिया भाई वो तो मांगेगा ना कि आपको व्यूज नहीं आ रहे, तो जब इनको भी करना पड़ रहा है, वो भी जब यूट्यूब खुद अभी इनिशियल लेवल पे, तो इसमें फ्यूचर कैसा हो सकता है, तो पढ़ाई पूरी करो, मेरा मकसद वो था। लेकिन भाई वो इन्फ्लुएंसर नाराज हो गया, फिर इन्फ्लुएंसर नाराज हो गया, उसने सब नंबर सर्कुलेट कर दिया हमारा। 10-20 कॉल आए रात रात को कि वीडियो हटा दो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये वो वगैरह। फिर बातचीत हुई, कुछ मिड ग्राउंड निकला, और फिर हालांकि मैंने वो वीडियो सर के कहने पे हटा दी थी, क्योंकि अपन को कंट्रोल से नहीं करनी थी। मेरे को ये था कि यार जो बच्चे 10वीं नहीं कर रहे वो यूट्यूब पे, उनको बस मेरे को नसीहत देनी थी। मेरे को लगा इससे कंट्रोवर्सी हो रही है, तो फिर मैंने
अच्छा हटा एक दिया। टाइम था ना जब कंट्रोवर्सी से चीजें लोग अवॉइड करते थे, बट अभी जैसे ई लफड़ा ज्यादा नया करने चैनल, लगे हाँ। हैं। रजत दलाल, एलवेश यादव, इन लोग का जैसे ई लफड़ा जब से चला है तब से ऐसा नहीं हो रहा है, हर एक क्रिएटर ऑलमोस्ट कंट्रोवर्सी करके अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम वगैरह। इसमें ई लफड़ा का कोई ऐसा नहीं है। अभी इंडिया में ना बहुत सारे मतलब यूट्यूबर है, तो इंडिया में चलता ही यही है। जैसे मान लीजिए अभी कोई मंकी व्लॉग बना रहा है सपोज, उसका चल गया, तो अभी देखोगे 1000 वीडियो वैसी ही बनेगी। हाँ। तो यहाँ पे ना क्रिएटिविटी कम है, कॉपी बहुत है, ऐसा होता ही है। हम्म। तो इसमें वो ई लफड़ा तो चलो एक अलग सेगमेंट हो गया, हर सेगमेंट में यही होता है। आज मैंने भी अगर जैसे मान लो कई बार मैं ना ऐसे बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि यार कुछ कंटेंट बनाए, आज मेरे दिमाग में कोई कंटेंट नहीं आ रहा, तो मैंने ऐसे ही बना दिया एक वीडियो कि यार वीडियो डिलीट करने से क्या होता है। अब मतलब मेरे दिमाग में भी आ गया क्या होता है भाई, लोग डिलीट तो करते ही हैं। और वो वीडियो काफी अच्छी चली, उस पर 2-3 दिन में ही 5 लाख व्यूज आ गए। मैं देखता हूँ 100 वीडियो बन चुके हैं उस पर कि वीडियो डिलीट करने से क्या होता है। तो ये होता ही है कॉपी तो। आपके साइड भी बहुत कंट्रोवर्सी जैसी हुई है कि लोगों ने कंटेंट कॉपी किया है या ऐसा कुछ? हाँ, तो आप करते कभी ऐसा बातचीत होता है उनसे कि क्या हाँ। कर रहे हो ये? देखो होता है, और अभी भी आज के डेट में भी कई बार क्या होता है, जैसे हमारी लाइन के क्रिएटर है, वो क्या करेंगे, मेरा थंबनेल कॉपी कर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, बस मेरा वो फेस हटा के अपना लगा देते हैं। फिर कुछ नहीं, अब यारी दोस्ती है, मैं कई बार कमेंट भी कर देता हूँ कि भाई ये क्या कर रहे हो। कुछ लोग वापस कह देते हैं कि भाई साहब आज टाइम नहीं था, हमने बना लिया। पर मैं क्या, कंट्रोवर्सी में ज्यादा पड़ता है, मैं ठीक है यार हर बार मत करो, लेकिन ऑडियंस पे थोड़ा बैकलेस जाता है। अच्छा सेम टाइप के कंटेंट क्रिएट करने से, जैसे मैंने मोस्टली देखा है जो रोस्टिंग क्रिएटर्स होते हैं, अगर वो किसी को रोस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कैमरामैन को रोस्ट कर रहा है, उसको अनुज को, ठीक है, तो वो सारे जितने 12 और क्रिएटर हैं वो भी अनुज को रोस्ट कर देंगे। हाँ उनके तो साथ समझे ये नहीं होता है। भाई, एक मैं जैसे मान लो अपन 4 लोग रोस्टर हैं, हाँ। अब हम लोग क्या, हम बैठे हैं कि यार कोई मिले मुर्गा जिसको हम रोस्ट करें। आपको कोई मिल गया है, आपको कोई मिला, तो अब 3 क्या सोचेंगे, अरे मिल गया चलो इसी को करते हैं। तो सिंपल है ये तो। अच्छा इससे भी ना एंगेजमेंट शायद हाई हाँ। रहती है, कुछ ऐसा होता है क्या? ऑडियंस का भी एक सीन है, मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई सपोज यूट्यूब में कुछ चल रहा है और मैं अभी बाहर हूँ, तो मेरी आदत है मैं जब घूमता हूँ मैं कंटेंट वगैरह नहीं बनाता। मतलब मेरे को भाई, मैं कंटेंट बनाता इसलिए हो कि पैसे आए और मैं घूमूं। अब इसमें भी अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा तो फिर बेकार है, फिर कमाना भी बेकार है। तो क्या होता है, जैसे उस चीज पे सबने वीडियो बना दिया, तो मेरी ऑडियंस मुझे लिख रही है भाई आपने इस पे क्यों नहीं बनाया। मैं क्या भाई, मैं घूम रहा हूँ, आपको पता चल चुका, अब मेरे से क्यों चाहिए इसमें कंटेंट, लेकिन नहीं चाहिए। तो ऑडियंस भी कहीं मजबूर करती है, भाई तूने नहीं बनाया, ये होता है। तो अभी तो आपका देखा जाएगा तो 3 टाइप के कंटेंट आ रहे हैं। एक तो ट्रैवल वाला इंस्टाग्राम पे, एक हो गया आपका यूट्यूब वाला जो है यूट्यूब के ऊपर, ये तीसरा हो गया एक आपका अभी मैं फाइनेंस पे ही बनाने लगा हूँ। फाइनेंस पे भी बनाने। तो ऐसा वो शिफ्ट क्यों हो गए फाइनेंस की तरफ? जैसे बहुत इवन महात्मा जी टेक्निकल अगर ऐसा देखे, इनिशियली एजुकेशन वाले थे, अभी वो इसमें चले गए फाइनेंस में। तो ऐसा शिफ्ट क्यों हो रहा है सब फाइनेंस? देखो मेरा तो ये कि मैं पहले फाइनेंस में जॉब किया करता था 2005 में, और मैंने देखा कि यार फाइनेंस में ना व्यूज भले ही कम आए लेकिन उसमें पैसा अच्छा है। और मैंने तो क्या क्रेडिट कार्ड वाला सेगमेंट पकड़ा, उसमें क्या क्रेडिट कार्ड सेल होता है, और क्रेडिट कार्ड सेल होने पे 3,000 रुपये भी मिलते हैं, 45 रुपये मिलते हैं, कई बार 5,000 रुपये मिलते हैं एक कार्ड सेल होने पे। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो ये अच्छा, affiliate से भी हाँ, गूगल पे वाला। अच्छा इसमें एक चीज और Amazon है, affiliate से अच्छा है ये इसमें एक है तो। ना सबसे बड़ी बात है, क्रेडिट कार्ड का वीडियो हर आदमी नहीं देखेगा। जैसे YouTube से पैसा कैसे कमाए हर आदमी देख लेगा, यार चलो YouTube से पैसा कमाते हैं। क्रेडिट कार्ड से वही लोग देखेगा जिसको सच में लेना है। तो अगर 1000 लोगों ने वो वीडियो देखा है तो डेफिनेटली 200 लोग अप्लाई करेंगे ही करेंगे, और 20 लोगों का अप्रूव होगा ही होगा, तो पैसा बन जाएगा अपना, सिंपल। स्टे ट्यून रहना, एक फाइनेंस चैनल आ रहा है, जल्दी आ रहा है हार्डवेयर हार्डवेयर फाइनेंस के नाम से। अच्छा इसमें एक चीज और है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब मेरे को वो बता दो ना कि व्यूज में अगर हम पकड़े तो सपोज एंटरटेनमेंट पे 1 लाख आ गए, टेक पे 1 लाख आ गए और फाइनेंस पे 1 लाख आ गए, तो कितने ऐसा आप ये कर सकते हो कि कितने पैसे कहाँ पे कितने आ सकते हैं आपको? तो देखो एंटरटेनमेंट पे जो पैसा मिलेगा टैक में उससे डबल मिलेगा, और फाइनेंस में शायद 5 टाइम मिल जाए। 5 टाइम। मतलब हाईएस्ट पेइंग इस समय फाइनेंस है। इस समय नहीं, हमेशा से। मैंने टेक्निकल योगी पे भी कई बार ऐसे कंटेंट डाले, जैसे रेजर पे कैसे यूज करे, पेमेंट गेटवे के। फिर मुझे लगा कि यार पेमेंट गेटवे पर जब भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो मेरा एडसेंस से पैसा बहुत बन रहा है, प्लस वो वीडियो भी स्पॉन्सर है, मतलब मैंने उससे भी पैसा लिया, प्लस अब जितना लिंक से डाउनलोड होगा उसका भी मुझे एफिलिएट मिलेगा, तो अच्छा है ना। तो मैं क्या टेक्निकल योगी पे भी समय समय पे ये सब काम करते रहता हूँ, तो इससे क्या है ना, मतलब कभी व्यूज डाउन होते तो अर्निंग डाउन नहीं होती।
अच्छा सर, ऐसे अर्निंग के लिए अभी क्या है कि फेसबुक मोनेटाइजेशन भी आ गया है, अच्छा खासा लोग पैसा बना रहे हैं। तो आपका मतलब क्या मानना है, कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा बढ़िया इनकम इस समय दे रहा है? क्या देखो यूट्यूब ही है इनकम या? का जहां तक है, देखो रिलायबिलिटी सबसे पहले है। अगर कोई जी। प्लेटफॉर्म रिलायबल नहीं है, हाँ। क्योंकि इनकम का एक सीन है, एक होता है ना पैसा कमा लेना हम्म। और एक आता है कमाते रहना, इन हाँ। दोनों में बहुत फर्क है। करेक्ट। तो इंसान के लिए बेस्ट है कमाते रहना। इसलिए आज भी हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो क्या कहते थे, भाई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए क्योंकि उसमें पैसा वो कमाता रहेगा। तो वो जो पैसा कमाते रहना उसके लिए ना प्लेटफॉर्म का रिलायबल होना बहुत जरूरी है। तो यूट्यूब रिलायबल बहुत ज्यादा है, फेसबुक उतना रिलायबल नहीं है। दूसरा क्या है, फेसबुक में कोई सुनने वाला नहीं है, वहां का कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है, वहां पे पैसा बनता है काफी अच्छा बनता है। दूसरा फेसबुक पे आपका नॉलेज का कंटेंट चलेगा ही नहीं, वहां पे आप जितना वाहियात कंटेंट बना सकते हो उतना आपको पैसा मिलेगा। तो फेसबुक से आप पैसा निकालो, बट वो उतना रिलायबल नहीं है। और मैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर को जानता हूँ जिन्होंने इंस्टाग्राम को काफी अच्छा बूम किया, खूब कमाया, लेकिन अब वो फिर यूट्यूब पर आ गए वापस। तो उसका रीजन ही है। हाँ, मैं एक यहाँ पे एडवाइस जरूर दूंगा लोगों को कि अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने एंटरटेनमेंट का भाई रील बनाई और भाई इंस्टाग्राम पे डाल दी। अब क्या होता है इंस्टाग्राम पे, भाई इंस्टाग्राम पे क्या होता है, डाल दी उन्होंने, अब मिलियंस में आ रहे व्यूज, पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा यार अब यूट्यूब पे आना चाहिए। अब जब वो यूट्यूब पे आ रहे हैं तो पता चल रहा है उन्होंने वही रील डाली है, उनको खुद कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है। तो वो मेरे को फोन कर रहे हैं कि भैया ये हमारा ही कंटेंट, हमको कॉपीराइट से क्यों आ रहा है? उसका रीजन ये है कि भाई आपने जब रील डाली उस टाइम रील आपकी वायरल हुई, तो अब कॉपी तो हमारे यहाँ करते ही है, वो रील अब किसी ने उठा के अपने चैनल पे डाल ली यूट्यूब पे। अब आपने वही पुरानी रील डाली तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा है आपके कंटेंट पे। रीयूज्ड कंटेंट। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऐसा इंस्टाग्रामर है तो या तो भाई वो नई रील बनाए, सेम टाइम पे शेड्यूल करे दोनों प्लेटफॉर्म पे, और अगर अभी शुरुआत ही कर रहा है तो फिर दोनों प्लेटफॉर्म पे साइमल्टेनियसली उसको शुरुआत करे। अगर ऐसा करेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो भाई कॉपीराइट आ जाता है तुरंत ही। मैं आपसे पूछने ही यही जा रहा था, आपने आधा डाउट तो क्लियर कर दिया कि जैसे अभी कोई शुरू कर रहा है तो उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। वर्टिकल कंटेंट आजकल कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब भी शॉर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा है। तो इस पे आपके थॉट्स भी क्या हैं कि क्या शॉर्ट्स लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहने वाले हैं, या लॉन्ग टर्म जो होगा, जो फ्यूचर ऑफ कंटेंट होगा, कंटेंट कंजम्पशन होगा लोगों का, वो फिर से इस तरह के जो अपना हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो टिपिकल ट्रेडिशनल कंटेंट। देखो उसमें दो तीन चीजें हैं कि अगर शुरुआत करनी है तो शॉर्ट्स बनाइए, जी। उसमें क्या होगा कि शॉर्ट कंटेंट पे रीच मिलती है बट पैसा उतना नहीं मिलता। अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि शॉर्ट्स पर भी स्पॉन्सर आ रहा है, मतलब ब्रांड भी चाहता है कि यार ठीक है हमारा शॉर्ट्स बने, मगर क्या है कि थोड़ा एंट्री बैरियर था ना वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो शुरुआत में जब कोई क्रिएटर स्टार्ट करे तो उसे शॉर्ट से शुरू करना चाहिए और बीच बीच में से लॉन्ग वीडियो भी बनानी चाहिए। कब बनानी चाहिए, जब वो सेम टोन में और सेम टॉपिक पे ही बात कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में भी लॉन्ग वीडियो देखी जाएंगी। भाई जिसको नॉलेज चाहिए, मान लो मुझे फोटोशॉप सीखना है तो मैं शॉर्ट से नहीं सीख सकता, शॉर्ट्स एक एंटरटेनमेंट वाली चीज है, इसमें इंफोटेनमेंट चल सकता है। तो लॉन्ग वीडियो भी बनानी चाहिए और शॉर्ट्स भी बनाना चाहिए। शॉर्ट्स से वो रीच गेन करेगा, लेकिन पैसा, ब्रांडिंग, वो सब उसको लॉन्ग वीडियो से। शॉर्ट्स में मेरे को और एक प्रॉब्लम जो लगती है ना, इज विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। जैसे आप एक बंदा है वो 1 मिलियन पे, वो शॉर्ट कंटेंट से बड़ा हुआ, उसको ऐसे लोग नहीं जानते बाहर आउट ऑफ एक पर्टिकुलर दिस। बट सेम बंदा अगर लॉन्ग वीडियो से बन के आए तो उसका रीच इन जनरल ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दैट। तो एक विजिबिलिटी का भी प्रॉब्लम मेरे को पर्सनली लगता है। आप खुद सोचो ना, आपने 1 घंटे में कितने शॉर्ट्स देखे भाई, कम से कम शॉर्ट्स आपने स्क्रॉल कर दिए, तो आप किस किस को ध्यान में रखोगे। लॉन्ग वीडियो आप 3-4 देखोगे तो ध्यान में रहता है बंदा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, जैसे मान लो आप शॉर्ट्स बहुत टाइम से कर रहे हो, आपके बहुत सारे शॉर्ट्स मिलियन में गए हुए हैं, तो थोड़ी पहचान बन जाती है। लेकिन बाद में वो लोग भी फिर कंटेंट तो अपना लॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, ब्रांड पैसा भी ज्यादा देगा और आपकी लॉयल ऑडियंस भी बनती है। शॉर्ट्स में उतना ऑडियंस बनता नहीं है, लॉयल ऑडियंस नहीं loyal होता। हाँ नहीं बनती। इससे रिलेटेड सर, जैसे एक ही चैनल पे सब कुछ डालें, शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियोस, या फिर इनके लिए अलग अलग चैनल, शॉर्ट्स के लिए अलग, लॉन्ग वीडियोस के लिए अलग रखें, और अगर एक ही पे डालें तो मिनिमम गैप क्या होना चाहिए। जैसे कंटेंट ओवरलोड भी एक टर्म है, तो वो किस तरह से है, क्या उसका मीनिंग है थोड़ा सा। देखो इसमें क्या है, यूट्यूब की पॉलिसी ये कहती है कि पहले तो ये था, आपने देखा होगा पहले बड़े बड़े क्रिएटर ने अपने शॉर्ट्स चैनल अलग क्रिएट किए। तो अब हुआ क्या कि यूट्यूब ने एक इसमें एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक ब्रिज सिस्टम बनाया। अब ब्रिज सिस्टम कैसे काम करता है कि एक जमाना था जब सब्सक्राइबर बेस के ऊपर ही चैनल चला करते थे। अभी सब्सक्राइबर का कोई मतलब नहीं है, अब कंटेंट जो पुश करता है एल्गोरिथम, वो यूजर के बिहेवियर पे करता है। जैसे मान लो आज आपने कोई कार का वीडियो देखा, अब आप देखेंगे आपको कार के वीडियो आ रहे हैं,
उन लोगों के भी आ रहे हैं नोटिफिकेशन जिनको आपने कभी देखा नहीं, कभी सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसमें सीन ये है कि अगर मान लो आपका चैनल है और आपका शॉर्ट्स का कंटेंट और लॉन्ग का कंटेंट सेम ही है, भाई मैं कार पे ही बनाता हूँ, लॉन्ग भी बनाता हूँ और शॉर्ट्स भी बनाता हूँ, तब तो आप एक ही चैनल पे बना दो, कोई इशू नहीं है। अगर आपका जोनर चेंज है, भाई अलग जोनरा पे काम कर रहा हूं मैं, तो फिर आप अलग अलग बना सकते हो। अच्छा सर, सेम चैनल पे कभी भी 2 जॉनर्स को मिक्स नहीं करें? मतलब अगर रिलेटेड हैं, जैसे टेक एंड ऑटो हो गए, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ओवरलैप करती हैं इन दोनों ही जॉनर्स में। तो क्या हम एक ही चैनल पे इनको रख सकते हैं या इनके लिए अलग-अलग चैनल होना चाहिए? मेरे हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। जी। उसमें मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअल प्रॉब्लम जो है टेक्निकल समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप है, आपने मुझे सब्सक्राइब किया कि आपको लगता है यार मैं कार के अच्छे वीडियो बनाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं टैग वीडियो भी यार ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन आपको लगता है कि टैग के लिए ये बंदा उतना सुटेबल नहीं है, इससे अलावा मैं किसी और का टैग वीडियो देखूंगा, लेकिन कार में तो भैया यही बंदा बढ़िया है। जैसा कई बार नहीं होता कि हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, यार ये ना ये वाली डिश तो ये अच्छा बनाता है, लेकिन दूसरी डिश इसके रेस्टोरेंट पर अच्छी नहीं, हम ये दूसरी जगह खाएंगे। अब क्या होगा कि आपने भले ही मुझे सब्सक्राइब किया है नहीं किया, उससे तो फर्क पड़ता ही नहीं है, लेकिन आपने मेरी कार की 2-3 वीडियो देखी। अब मैं जब भी कार की वीडियो बनाऊंगा आपको पुश की जाएगी और फिर वो आप देख लोगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि चल मैं टैग की वीडियो बना रहा हूँ, अब वो टैग की वीडियो भी आपको पुश की जाएगी, आप वो नहीं देख रहे। एल्गोरिदम को लगेगा कि यार ये जो ऑडियंस थी ना, इसका सेटिस्फेक्शन अब धीरे धीरे कम हो गया है, तो मेरी वीडियो आप तक आएगी ही नहीं, और धीरे धीरे एक सब्सक्राइबर नंबर तो दिखेगा मगर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अब आज के टाइम में अगर बनाना है तो बिल्कुल निश में बनाइए, और मैं तो कहता हूं अभी किसी को शुरुआत करनी है तो ब्रॉड निश भी मत पकड़िए, माइक्रो निश पकड़िए। बिल्कुल माइक्रो निश पकड़ेंगे ना तब जाके आपको ऑडियंस मिलेगी, क्योंकि ब्रॉड निश में पकड़ जाएंगे तो बहुत धुरंधर बैठे हुए हैं और आप शुरुआत करें। ऐसा तो नहीं कोई बंदा शुरुआत करेगा पूरा बड़ा स्टूडियो, बहुत बड़े बड़े कैमरे लगा लेगा, पैसा इन्वेस्ट कर देगा, वो तो मैं किसी को सलाह भी नहीं देता। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बिल्कुल माइक्रो निश पकड़िए, उससे अपनी ऑडियंस बनाइए, फिर आप बाद में ब्रॉड निश ट्राई कीजिए। ठीक है। और यूट्यूब वीडियो जो फुल वीडियो होती है उसका एक स्वीट स्पॉट कुछ है क्या कि 7 मिनट 8 मिनट की वीडियो तो वो ज़्यादा रन करती है? क्योंकि मैंने बहुत सारे टेक क्रिएटर्स का ये चीज़ देखा है कि वो 7 से 8 मिनट के बीच की ही वीडियो बनाना चाहते हैं। ऐसा देखो भी तो इसमें मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी ये कहती है कि चाहे वीडियो छोटी हो चाहे बड़ी हो, ऑडियंस सेटिस्फाई जिस वीडियो में सेटिस्फेक्शन लेवल पे हम लोग पुश करते हैं, सिंपल उनका फंडा है। अब इसमें एक चीज देखिए कि प्लेटफॉर्म कोई भी हो, वो ये चाहता है कि ऑडियंस मेरे प्लेटफॉर्म पे रहे। कोई बंदा यूट्यूब पे आ गया ना, अब वो यूट्यूब पे रहे, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाए ना, इंस्टाग्राम पे ना जाए, फेसबुक पे ना जाए, या चलो इंडिया में से तो टिकटॉक हट गया, लेकिन मैं तो ऑफिशियल कंट्रीब्यूटर हूँ, मैं एशिया में भी देखता हूँ, तो वहां पे टक्कर टिकटॉक से भी है, तब ये शॉर्ट्स आया है एक्चुअल में। तो इस सीन में क्या रहता है कि अब सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे होगा? मान लो मैंने 3 मिनट का वीडियो बनाया और आपने उसको 50% देखा, यानी 1.5 मिनट देखा, यानी मैं आपको 1.5 मिनट ही रोक पाया प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इन्होंने तो बना दिया 8 मिनट का, इनका वीडियो भी आपने 50% देखा, लेकिन 4 मिनट रोक पाया ऑडियंस को। तो इस कंटेंट को ज्यादा पुश किया जाएगा, ऐसा एल्गोरिदम करेगा कि यार ये तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन है ऑडियंस का। ऑडियंस सेम है, समझ रहे हो, सेम बंदा है, एक वीडियो को 1.5 मिनट ही देख रहा है, लेकिन एक को 4, तो वो ज्यादा चलता है। मैंने भी कई बार 1-1 घंटे के 45-45 मिनट के वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पे, आज तक फेल ही नहीं हुए वो। तो ये चीज है। बेसिकली अगर देखा जाए तो पॉडकास्ट का भी सेम ही रूल है। पॉडकास्ट क्यों Exactly. चल रहा है? क्योंकि लोग लंबा देखते हैं उतना इन टर्म्स भाई 1 घंटे का पॉडकास्ट है, 20 मिनट भी देखा ना, तो लेकिन अगर मान लो वीडियो ही 2 मिनट की है तो वो क्या देखेगा? तो वो चीज है। तो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना ऑडियंस का, उसको एल्गोरिदम ग्रैब करता है और उसके हिसाब से आगे इंप्रेशन भेजता है। सर तो आज के डेट में अगर कोई बिगिनर है तो मिनिमम लेंथ 7-8 मिनट, स्वीट स्पॉट क्या है, क्या रखे वो? मेरे हिसाब से 7 मिनट 8 मिनट ही रखनी चाहिए, ताकि वो एड प्लेस कर सके। हाँ। और अभी तो क्या है कि उसको वीडियो में बीच में ट्रांजिशन भी देने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बस थ्रू आउट चल रहा है। ट्रांजिशन देने से क्या होगा कि जो मिड रोल एड है ना, उसमें अभी एक नया फीचर आ गया है कि वो ऑटो चलेगा। अब आप पहले तो हम लोग प्लेस करते थे, अब यूट्यूब ने क्या ऑटो कर दिया, और वो अगर उसको लगेगा कि यार ऑडियंस यहाँ पे इंटरप्ट हो रही है तो वो ऐड चलाएगा ही नहीं, मतलब आपने लगा दिया तो भी हटा देगा। तो वो ट्रांजिशन जरूर रखे बीच बीच में, ताकि ज्यादा ऐड प्लेस हो और ज्यादा थोड़ी अर्निंग पोटेंशियल बने उसमें। एक और चीज़ थी कि पहले लोग ऐसा कहते थे ना कि क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा, CTR जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये हुआ कि इम्प्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अगर मैं 3 चीज़ लूँ कि इम्प्रेशन, CTR की 10% से ज़्यादा जा रहा है, या ऑडियंस जो रिटेंशन रेट जिसकी बात आप कर रहे हो, तो तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर देखो channel की वैसे तो growth के लिए। एक वीडियो में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्जी बनाई, उसमें हल्दी भी इंपॉर्टेंट है, नमक भी है, मिर्च भी है, तो वही सीन यूट्यूब का है। अब इसमें क्या है, देखो अलग अलग सेगमेंट पे काम करता है।
अब क्या है, जैसे सीटीआर इंक्रीज हुआ, तो सीटीआर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपके इंप्रेशन अब ज्यादा जाएंगे, क्योंकि जब भी कोई प्लेटफॉर्म होता है वो कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस के पास आपकी वीडियो भेजता है, वहां पे जब इनिशियल लेवल पे सीटीआर ज्यादा आएगा तो इंप्रेशन और ज्यादा जाएंगे, तो वो आपको इनिशियली पुश देता है सीटीआर। लेकिन वीडियो में एंगेजमेंट कम आएगा तो ऑडियंस तुरंत, ऑडियंस को तो जो चल रहा है, लेकिन एल्गोरिथम समझ जाएगा कि इन्होंने थंबनेल थोड़ा क्लिकी बनाया है, तो सिर्फ सीटीआर बढ़ रहा है लेकिन वीडियो में सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, तो वीडियो डाउन हो जाती है। तो अगर दोनों का आप ऐसा ना कंबाइंड करेंगे कि यार मेरे को सीटीआर भी अच्छा रखना है, मेरे को टाइटल और थंबनेल पे भी काम करना है, और मुझे वीडियो में भी थोड़ा काम करना है, अगर ये दोनों चीज हो जाएगी तो ये पावर पैक वीडियो बन गई। अब एल्गोरिथम को लगेगा कि यार क्लिक भी ज्यादा आ रहे, मतलब इंटरेस्टेड है लोग इस वीडियो को देखने में, और लोगों का सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा है, इंगेजमेंट भी ज्यादा आ रहा है, मतलब वीडियो भी अच्छा है, आगे पुश कर देगा। आपने देखा ना कई बार बहुत बेकार सी वीडियो होती है जिसमें कुछ नहीं होता, फिर भी वो वीडियो वायरल हो जाती है, बस वो इसलिए होती है कि ऑडियंस को ज्यादा देखती है और उसका सीटीआर लेवल भी अच्छा होता है। तो दोनों चीजें ही मतलब इंपॉर्टेंट है, तभी वो वीडियो आगे जाएगा। और इम्प्रेशन के लिए मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो डिस्क्रिप्शन में हम लोग हैशटैग लगाते हैं, या फिर जो यूट्यूब का टैग होता है, यूट्यूब बेसिकली पिक क्या करता है सबसे पहले? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो हैशटैग का जहां तक है ना, अभी आज की डेट में मुझे लगता है यूट्यूब में हैशटैग का कोई रोल है ही नहीं। आप खुद बताओ, आपने यूट्यूब पे कभी हैशटैग से कोई वीडियो सर्च किया है? नहीं किया, पूरा कीवर्ड ही लिखा हाँ, होगा। keyword ही लिखा तो हैशटैग एक्चुअली के बाकी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, लेकिन यूट्यूब ने सोचा कि हो सकता है आने वाले टाइम में लोग हैशटैग से भी सर्च करें, तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया। अभी मुझे लगता है यूट्यूब हैशटैग को कलेक्टिंग स्टेज में, वो कलेक्ट कर रहा है डाटा, बिकॉज डाटा होगा तो फ्यूचर में जब कभी ऐसा होगा तो काम करेगा। तो हैशटैग से उतना ज्यादा कोई मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जादू हो जाएगा आपकी वीडियो में। वो आपका जो टाइटल और थंबनेल है ना, उस पर जो सीटीआर आ रहा है वही सबसे पहले पिक किया जाता है, उसी से आपको इनिशियली बूस्ट मिलता है। आपने कई बार देखा होगा ना, वीडियो बहुत चली और फिर अचानक से बैठ गई, उसका मतलब ये था कि सीटीआर तो आया, वीडियो पे इंप्रेशन भी गए, क्लिक्स भी आए, लेकिन एंगेजमेंट अच्छा नहीं था ऑडियंस का, तो उसको डाउन कर दिया। अगर वो भी अच्छा कर दिया तो फिर वो वीडियो आगे निकल जाएगी। जब मैंने शुरू किया था यूट्यूब पे काम 2016 में लगभग, तो उस समय पे ज़्यादातर लोग जो बताते थे कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो उस समय ये भी कहा जाता था कि 2 लॉन्ग वीडियोस आप पर डे डालिए, कम से कम ऐसा करिए, तब इनिशियली तब आपको जाके कहीं बूस्ट मिलेगा। तो आज क्या बदलाव आए हैं, मतलब कि अगर कोई बंदा आ रहा है तो क्या वो डेली लॉन्ग वीडियोस डालनी ही पड़ेंगी, या हफ्ते की 3-4 डाले शॉर्ट्स के साथ में बैलेंस करके, तो और गैप क्या रखे वो 2 वीडियोस के बीच में? ये थोड़ा सा देखो कंसिस्टेंसी है ना, ये जरूरी है हर प्लेटफॉर्म पे, इवन लाइफ में भी जरूरी है, हर चीज में जरूरी है। पर कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं है कि डेली 2 वीडियो डालनी है, डेली मतलब ये पता नहीं कहाँ से मिथ आया है। कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को डेली व्लॉग करना है, अब भाई नाम ही डेली व्लॉग है तो ऑडियंस डेली चाहिए, तो डेली ही आपको व्लॉग करना है। अगर मान लो आप एक ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, इसको बनाने में आपको 2 दिन लगता है, तो फिर आप उसको डेली जब बनाने लगोगे तो उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो ठीक है, आप 2 दिन में एक डालिए। अब ये लेकिन जो 2 दिन का एक डालने का जो कंसिस्टेंसी है, इसको आप मेंटेन कीजिए। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि भैया डेली 2 वीडियो डालनी है। अच्छा, एक टेक्निकल बात भी बता देता हूँ, यूट्यूब ये कहता है कि 24 आवर में मैं एक चल के सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं भेजेगा। इसलिए आप न्यूज चैनल पे देखिए, अगर कोई चीज ट्रेंड में नहीं होती, जैसे ट्रेंड में है तो ठीक है, लेकिन इसके बाद वो 25-25 वीडियो डेली डालते हैं, उनके वीडियो पर 10 व्यूज भी नहीं आते। उसका वजह यही है क्योंकि भाई नोटिफिकेशन नहीं जा रहे। तो हमेशा 3 वीडियो तो कभी डालनी ही नहीं हमको एक दिन में। आप ये देखिए कि अगर मैं जो क्वालिटी ऑडियंस को चाहिए वही मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज हो रहा है कि भाई मैं शुरुआत में तो डिलीवर कर पा रहा हूँ, बाद में नहीं कर पाऊंगा, तो पूरा एक स्ट्रेटजी बनाइए कि यार नहीं यार, मेरे को बाद में भी 3 दिन तो लगेगा ही भाई, तो ठीक है भाई मैं वीक में 2 ही वीडियो डालूंगा, यही मेरी कंसिस्टेंसी है। अब आपके ऑडियंस को भी समझ में आ गया कि यार ये बंदा तो वेडनेसडे को वीडियो डालता है, सैटरडे को डालता है, इसको मेंटेन रखिए, यही है कंसिस्टेंसी और कुछ नहीं है। एक और चीज़ है कि जैसे क्या जो एक टाइम पे ना लोग वीडियोस बनाते थे, तो चैनल का जो लोगो होता है या जो होम पेज होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? तो देखो चैनल का लोगो और होम पेज कैसे इंपॉर्टेंट होता है, पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ कि चैनल में क्या होता है कि लोगो पे ट्रेडमार्क स्ट्राइक का भी एक प्रावधान है। ये लोगों को पता नहीं। जैसे आपने मेरा लोगो यूज किया तो मैं आपको ट्रेडमार्क स्ट्राइक दे सकता हूँ। ये लोगों को इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को ऐसा ट्रेडमार्क स्ट्राइक आया भी, और फिर मैंने उनको बताया कि इस तरह से काम करता है। अब देखो लोगो इंपॉर्टेंट है तभी वो स्ट्राइक लग रही है, यानी वो लोगो एक विजिबिलिटी है, तो वो ज्यादा अच्छा बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसका एक और साइकोलॉजिकल भी मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने किसी का वीडियो देखा, आपको वीडियो ठीक लगा,
आपने कहा यार इसके कुछ और भी वीडियो देखते हैं, तो आप चैनल पे गए, अब आपने देखा यार बैनर भी बहुत सुंदर है, आप लोगो भी अच्छा है, अबाउट भी अच्छा लगे, तो आप इम्प्रेस हो जाते हो यार ये क्वालिटी कंटेंट बनाता है, चल इसको सब्सक्राइब कर ही लेते हैं। तो वो एक साइकोलॉजिकली मैटर करता है, तो अच्छा होना चाहिए बस। ये तो अभी रिकॉर्डिंग के वक्त क्या लग रहा है, अभी रिटेंशन रहेगा, इधर तक लोग पहुंचेंगे ये वीडियो के? हाँ नए क्रिएटर देखेंगे। ऐसा पॉडकास्ट पहला ही हो रहा है मेरा कि इतना टेक्निकल है। अच्छा एक टाइम की बात है, मतलब एक भाई साहब है स्टफर्ड करके नाम है, तो उन्होंने ना अपना चैनल कुछ बोला था मैनेज करने के कौन लिए। थे ये? तो क्या बोलते हैं, अच्छा शैडो बैन जैसा कुछ होता है क्या? यार शैडो बैन होता है लोगों के दिमाग में, वैसा कुछ नहीं होता। मतलब शैडो बैन क्या है भाई, किसी का चैनल नहीं चल रहा भाई मेरा शैडो बैन हो गया, ऐसी कोई टर्म नहीं है शैडो बैन। देखो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों का भी हुआ है। चैनल पे जब स्ट्राइक लगती है ना, तभी उनके व्यूज तुरंत से डाउन होने लगते हैं। मेरे साथ हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ नहीं हुआ वो है। ठीक है, लेकिन शैडो बैन वर्ड कहाँ से आया? वो तो वो इनडायरेक्ट बैन हो जाता है ना। आप जैसे कि नहीं कुछ शैडो बैन आया कहाँ से, मतलब किस इंस्टाग्राम Shadow ban पॉलिसी में actually- नहीं है, ना यूट्यूब की पॉलिसी शैडो बैन एक्चुअली आया था ट्विटर से। वो टर्मिनोलॉजी वहाँ पे ये हुआ था क्योंकि पहले जो पॉलिटिक्स वगैरह करते थे वहाँ पे जो लोग थे दूसरे पार्टी का ब्लॉक करने के लिए वो वैसे उनका न्यूज़ नहीं दिखाते थे। मतलब पहले आप हाँ। लोग पॉलिटिशियन को मैनेज करते थे ना, तो भाई शैडो बैन कोई टर्म नहीं है। अच्छा सुनो मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे को एक बार जीवन में स्ट्राइक लगी, मेरा चैनल ही तब बूस्ट हुआ, उसके बाद आज तक स्ट्राइक ही नहीं लगी। सर आप यूट्यूब के बंदे हो, आप तो भाई बोलोगे। नहीं 100% ये सच बात है। मेरा चैनल बूस्ट ही तब हुआ तब मेरा पहला स्ट्राइक लगा मुझे। और पहले मैं ये सब नहीं बनाता था यूट्यूब वगैरह, मैं इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा होल्डर हूँ, तो मैं क्या इलेक्ट्रॉनिक बनाता था वीडियो, गीजर कैसे खरीदे भाई, फ्रिज कैसे ले, और पानी की मोटर कैसे ले, इन्वर्टर कैसे लगे। मतलब मेरे इन्वर्टर की वीडियो इतनी वायरल है, मैं आज भी अभी मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं 2-3 इन्वर्टर सेल हो गए होंगे एफिलिएट से। मेरा एक दोस्त की शॉप है, उसने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बड़ी शॉप डाली है, इन्वर्टर बेचता है। तो मैं कहता भाई तू जितने इन्वर्टर बेचता था मैं ऐसा घर बैठे बेच देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को एक स्ट्राइक लग गई थी किसी वीडियो पे, मैंने बताया कि पता नहीं कौन सी कोई मूवी थी यार, इसको कैसे डाउनलोड करें। अच्छा वो जब स्ट्राइक लगी ना, उसके बाद मैंने कहा स्ट्राइक क्या चीज होती है, क्योंकि हम लोग जानते नहीं उस टाइम। तो फिर मेरे को क्या पढ़ने का शौक है बहुत ज्यादा, मैं बहुत पढ़ता हूँ, किसी भी चीज को पढ़ लेता हूँ। तो मैं यार ये कोई, फिर मेरे को पता चला यार यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज होती है, तो मैंने सारी पॉलिसीज पढ़ी और उसके बाद से ही मेरा चैनल बूस्ट हुआ है। उससे पहले तो बूस्ट ही नहीं था मेरा चैनल। क्या बात कर रहे हो यार? यूट्यूब के लिए बंदे हैं। अच्छा सर ठीक है, शैडो बैन आप कह रहे हो कोई टर्म होता ही नहीं, कुछ ठीक नहीं है। होता। लेकिन फिर भी कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनकी रीच आज है कि उनके महीने के 5 लाख व्यूज आ रहे हैं या 5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, और कभी ऐसा टाइम आता है कि 2-3 महीने तक उनके 2 मिलियन या 2.5 मिलियन व्यूज डाउन हो गए बेसिकली। तो उसको वो किस तरह से बूस्ट कर हाँ सकते हैं? ये तो शैडो बैन कोई टर्म नहीं है। जी। ये तो हमने मान लिया कि यार हमको व्यूज आना बंद हो गए तो कुछ यूट्यूब से हमारी दुश्मनी होगी, Mental हमने कुछ blockers। गड़बड़ किया होगा। यूट्यूब का ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। आप उसको वापस अगर रीएंगेजमेंट आ जाती है तो वापस उठ जाता है चैनल। मेरे एक मित्र हैं वो मोमडन है, उनका मैंने चैनल ओपन करवाया था, तो मैंने उनको बोला कि यार चैनल पे धीरे धीरे काम करना है। वो चैनल चला गया बढ़िया, 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अब क्या होता है वो चैनल पे काम करना बंद कर दिए, बिकॉज वो इलेक्ट्रिशियन भी है। तो अब क्या होता है, रमजान आया तो मैंने कहा देख भाई अब रमजान आ गया, अब तू अगर कंटेंट बनाएगा तेरा वो चैनल चल जाएगा। वो इस्लामिक कंटेंट बना देते। उन्होंने बनाया 2 साल बाद, 2 साल तक चैनल डेड था, बिल्कुल कुछ कंटेंट नहीं, वापस से रीएंगेजमेंट हो गया। तो टाइमिंग बहुत मैटर करती है। मैंने कहा रमजान आ गया अब बना कंटेंट, बनाया वापस से रीएंगेजमेंट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर रीएंगेजमेंट हो जाए तो वापस चैनल चल सकता है। उसमें 2 चीजें हाँ। मेरे हिसाब से। एक जो आपने बात किया है वो सीजनल हो गया कि चलो आईपीएल के टाइम पे व्यूज कम आता है, हाँ। बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वो एक सीजनल वाला होता है। शैडो बैन मेरे को पर्सनली लगता है कि यूट्यूब कुछ लोगों का करवा दे। मेरा मैं तो उस पे अड़ा रहूंगा भाई, करता है यूट्यूब। चलो ठीक है, एक बात बताओ मेरे को, अगर मान लीजिए YouTube, आपको ऐसा लगता होगा हम YouTube से कमाते हैं सारे क्रिएटर, नहीं हमसे वो YouTube तो कमाता है। बात है। तो अगर मान लो किसी का चैनल शैडो बैन करेगा तो उसको भी तो नुकसान है ना भाई, YouTube को भी। वो क्यों चाहेगा कि किसी का शैडो बैन? 45% तो वो कमा रहा है हमसे, मेहनत भी नहीं कर रहा, मेहनत सब क्रिएटर कर रहे हैं। तो ऐसा शैडो बैन कोई टर्म नहीं, YouTube किसी को ऐसे पकड़ के नहीं करवाता है कुछ भी ऐसा। बट हुआ है जिनको भी स्ट्राइक्स वगैरह आए, एक स्ट्राइक पे देखो हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है कि YouTube में कि नहीं पूरी लाइफ में जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो खुद को कभी वो नहीं, वो ये देखा मेरे कोई blame कहीं ना कहीं वो देना आज चाहता है। अब वो मैं कहीं तो YouTube के जाएगा। भाई बारे में भाई ये वीडियो में ना कमेंट करो जिनको भी स्ट्राइक्स आया है कि भाई उनका व्यू कम हुआ है कि नहीं उसके बाद। नहीं एक्चुअल में क्या होता है जब स्ट्राइक आता है ना, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। ये तो बात शॉर्ट काट के हकीकत ना बात हम है लोग ये। ना पोड़ डाले। तो वो क्या करते हैं, जैसे माइंड खराब हुआ, वो मैंने देखा है, जैसे मैं बताता हूँ इसका एक्चुअल क्या है। कई बार क्या होता है जैसे किसी को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया, उसका भाई दिमाग खराब हो गया, वो घबराहट में क्या करा, वो वीडियो भी डिलीट कर दिया उसने, और ऐसे जितने और वीडियो वो भी डिलीट कर दिया, चैनल का वेटेज अचानक से कम हो गया।
उस कंडीशन में कई बार क्या होता है फिर व्यूज भी डाउन हो जाता है, क्योंकि चैनल का वेटेज ही खत्म कर दिया उसने, और वो कहेगा कि यार यूट्यूब का ही कुछ प्रॉब्लम है, इससे मेरी दुश्मनी है, इसने मेरे चैनल को ऐसा बैन कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन समझ गए? मैं नहीं मानता, मैं समझ के चला हूं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स तो किया और लगा कि वो टाइम वो हुआ है। ठीक है, अभी अगले टॉपिक पे जाता है। तो इसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड ही है कि अगर किसी का व्यूज नहीं आ रहा है या फिर उसने ब्रेक ले लिया है, कोई क्रिएटर है जिसके 50 जैसे अर्पित ब्लॉग जैसे तो करके। अगर वो दोबारा से अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए नया चैनल बनाना ठीक रहेगा या फिर उसी चैनल पे वो शुरुआत करे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो इसमें दो तीन चीजें जी। हैं भाई। आपने भाई नया- पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपने बोला नहीं। उसमें हम क्या भी होता लिख के आते है, थे। जैसे मान लो भाई किसी का चैनल मान लो डेड हो गया, अब उसको लगता है मैं कुछ भी डालूंगा तो मेरे को कुछ आएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके सब्सक्राइबर अब डीएक्टिवेट हो गए। जी। तो अब आप चाहे उस चैनल पे मेहनत करो चाहे नए पे करो, आपको शुरुआत जीरो से करनी है। जी। मैं हमेशा कहता हूँ नया चैनल बनाओ। इसकी वजह क्या है कि आपने नया चैनल बनाया तो साइकोलॉजिकली आपको लगता है यार नया ही तो बनाया है, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन पुराने पे आपको 1 लाख सब्सक्राइबर दिख रहा है। अब ये माइंड को कैसे समझाओगे कि यार मेरे को 2 ही सब व्यूज आया, 6 सब्सक्राइबर तो 1 लाख है। इस पे जीरो से शुरुआत करना ना थोड़ा टिपिकल है साइकोलॉजी के लेवल पे, इसलिए मैं कहता हूँ भाई नया बना, टेंशन खत्म। और इसका टेक्निकलिटी क्या है बैकएंड में, मतलब एल्गोरिदम को क्या लगता है, कैसे ट्रीट करेगा वो? एल्गोरिदम वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आप नया चैनल बनाओगे, बिल्कुल सेम वैसे ही करेगा। अच्छा, क्योंकि आपकी ऑडियंस तो है नहीं, अब ऑडियंस खत्म हो गई, और वो जैसे नए चैनल को पुश करता है ऐसे ही करेगा सेम। आ रहा है अर्पित व्लॉग्स पार्ट 2, ऐसा कुछ सब्सक्राइब नहीं आ करना। अर्पित फाइनेंस। अर्पित फाइनेंस, हाँ। और अच्छा इसमें एक चीज और आ गई यार, अरे जब 2 की बात आई ना, अगर आपको फिर भी लगता है कि यार मेरी पुरानी ऑडियंस में से चाहे 2 ही लोग मुझे देखते हैं पर वो मेरे लॉयल है, तो आप क्या करो, नया चैनल बनाओ और उसको उस पर प्रमोट कर दो कम्युनिटी में, ठीक है। तो जो वहां से आना होगा ना वो यहाँ आ जाएगा। सर हमारा सिंपल पॉडकास्ट जैसे भी कम्युनिटी पे नहीं, आपके इसमें सेम promote क्या होता है, करो। जैसे मान लो आपका एक कॉलोनी में मकान था, आप 10 साल वहां पे रहे, वहां पे काफी अच्छे रिलेटिव्स दोस्त वगैरह बन गए, अब आपने 10 किलोमीटर दूर जाके एक नया मकान बनाया, तो इनॉग्रेशन पे सबको कार्ड दे दो, तो जो आने होंगे वहां भी आ जाएंगे, जो नहीं आने वो नहीं आएंगे, वही सेम चैनल का सिस्टम है। ये काफी सही बात अच्छा है। आंसर था। एक और चीज है, फेयर यूज पॉलिसी क्या होती है? जैसे ये भाई, AI content भाई वाला जो ये जो पॉलिसी है ना, इसके बारे में सबसे ज्यादा कंटेंट मैंने ही बनाया यूट्यूब पे, और ये पॉलिसी कैसे काम करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को लगता है कि यार वहां पे लिखा हुआ है कि भाई न्यूज के लिए हम कुछ भी करें, हमको फेयर यूज पॉलिसी आ जाए, अंडर 107 में चला जाएगा, नहीं। हम क्रिटिसिज्म के लिए करें, नहीं। इसमें एक चीज क्या होती है, ये बेसिकली जो कॉपीराइट वाला एक्ट है ना, ये यूट्यूब का नहीं है, ये संविधान का है और यूट्यूब उसकी पालना करता है। अब आपने कोई भी कंटेंट बनाया, आपने कहा भाई मैंने न्यूज के लिए बनाया, भाई मैंने तो भाई क्रिटिसिज्म किया है, मैं तो ये किया है वो किया है, और सामने वाले ने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया और अब आप अड़ गए और वो भी अड़ गया, तो भाई साहब आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा और कोर्ट डिसाइड करेगा कुछ कंडीशन में कि भाई साहब आपका ये फिरोज में आता है या नहीं आता। सिंपल फंडा है इसका, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कर लूंगा और मैं कह दूंगा कि मैंने तो सब न्यूज के लिए किया है और मुझे फेयर यूज मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल थे, बहुत क्यूट लड़कियां आती थी, रिएक्शन वगैरह करती थी, ठीक है। जैसे 5-6 सेकंड वाले, अगर आपने किसी का क्लिप उठा भी लिया तो उस पे केस भी करना, क्या ही कर लोगे, मतलब नहीं, हो जाता है भाई, हो जाता है, बहुत बड़े बड़े हुए भी हैं, ऐसा नहीं है। आपको पता नहीं है कुमार विश्वास जी ने एक कविता हरिवंश राय बच्चन जी की गा दी थी, उसपे कितना बड़ा वो मैटर हुआ था, न्यूज पे भी आया था। इसमें चीज क्या होती है मैं बताऊं, मुझे जैसा लगता है पसंद, जो रिव्यू करते हैं ना वो ये देखते हैं कि चलो मान लो आपने इनका 10 सेकंड का कोई वीडियो उठा लिया और अब आपने एज ए ओपिनियन उस पर अपना कमेंट्री करके डाल दिया, तो रिव्यूअर ये देखेगा कि जो आपने वीडियो बनाया है, इनका जो वीडियो यूज किया है वो कितना % इफेक्ट डाल रहा है आपकी वीडियो पे, आपका वीडियो में आपकी क्रिएटिविटी क्या है, ह्यूमन टच क्या है, आपने सच में कोई ओरिजिनल कंटेंट बनाया है क्या, आपका कंटेंट बहुत अलग नजर आ रहा है, इनका वीडियो आपने जस्ट रेफरेंस के लिए यूज किया, तो शायद हो सकता है वो फेयर यूज में चला जाए, अदरवाइज नहीं चलेगा। Simple. इससे मतलब बहुत सारे फेसलेस चैनल और एआई वाले चैनल्स भी आने लगे, तो उनका मोनेटाइजेशन और फ्यूचर है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो आने वाले टाइम में क्या है कि अभी जैसे आज की बात करें तो यूएस और यूरोप वो ये कह रहे हैं कि एआई से जो आप कंटेंट बनवा रहे हो ये कॉपीराइट के दायरे में आ सकता है। कैसे आएगा बताता हूँ। आपने क्या किया, चैट जीपीटी पे गए और वहां का भी स्क्रिप्ट लिख दे, उसने स्क्रिप्ट लिख दी, सही बात। अब आप गए मिड जर्नी पे, भाई वीडियो बना दे, 11 लैब्स पे गए, भाई आप मेरे को वॉइस ओवर दे, आपने कंटेंट बना दिया। अब देखो जितने भी ये टूल थे ना, इन्होंने ये कंटेंट क्रिएट किया, लेकिन ऑथर नहीं है ये तीनों,
ऑथर तो ओरिजिनल आप ही हो, सिंपल बात है। तो अब ये कोर्ट के लिए भी डिसाइड करना पड़ेगा, ड्रामेबाजी हो गई कि यार ये किसका है, क्या है सिस्टम। तो आने वाले टाइम में जैसे अब यूएस और यूरोप का बहुत सारी कंट्री कह रही है कि इस पे कॉपीराइट एक्ट होना चाहिए, कॉपीराइट लगना चाहिए। तो अभी आने वाले टाइम में यूट्यूब जहां तक इस पे कुछ ना कुछ लेके आएगा, जैसे अभी एक फीचर लगा है अल्टरनेट कंटेंट का कि भाई आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये मेरा एआई से बना है। तो इसमें भी वो ये देखेगा कि अगर आपने सच में यूज किया इन टूल्स को और अपने कंटेंट को इवॉल्व करने के लिए, लेकिन आपका कंटेंट एक ओरिजिनल दिखता है कि हाँ आपका एक ह्यूमन टच है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर वो एआई पे ही है, सब कुछ आपने किसी और का लिया है, तो वो डिमोनेटाइज भी होगा, वीडियो डिलीट भी होंगी, हो सकता है चैनल भी बैन हो जाए। जैसे ऐसा मतलब कोई पॉलिसी आप देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। जैसे मंकी ब्लॉग्स वगैरह है, ये पूरा एआई पे ही बेस्ड आ रहा है, तो ये सारे मतलब डिलीट हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकते हैं डिमोनेटाइज होते हैं। इनमें भी अभी मोनेटाइजेशन का बहुत घपला चल रहा है, कोई हो रहा है कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि प्योर यूट्यूब एक ही बात बोलता है, क्रिएटिविटी। क्योंकि यूट्यूब का जो टैगलाइन है ना, वो पैसा कमाओ नहीं है, वो है ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ। तो आपने सेल्फ को जो ब्रॉडकास्ट किया ही नहीं, तो आपकी प्रूफ ऑफ ओरिजिनलिटी तो खत्म हो गई ना, तो उस कंटेंट को डिमोनेटाइज कर देगा, सिंपल। अच्छा सर, अब एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिससे पूरे देश के सारे क्रिएटर्स सहमे हुए हैं बिल्कुल। ऐसा कौन सा सवाल है भाई? सर सवाल ये है कि क्या एआई क्रिएटर्स की जॉब को भी खा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खाएगा। देखो एआई क्रिएटर तो छोड़ो, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार एआई जॉब खा जाएगा। तो एआई जॉब उनकी खाएगा जिनको एआई यूज करना नहीं आएगा। अच्छा, इसके लिए ये नहीं है कि भाई आप किसी भी क्रिएटर का एआई कैसे सीखे इसका कोर्स खरीद लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोर्स खरीद लो भाई। कोर्स में हाँ, लोग बहुत वैसे चैट जीपीटी से कैसे बात करें, इसका भी कोर्स है। पे भी बात करेंगे How to use आगे, ChatGPT? कोर्स पे ऐसा तो कुछ बहुत नहीं है। बात करना है। मैंने चैट जीपीटी का प्लस लिया हुआ है, मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। मैंने हाँ। उसे खुद ऐसे बात करते करते पूछा, तो उससे कैसे हो गया, उसको नाम भी रख दिया मैंने, तेरा नाम ये है, उसको पता है। मतलब वो ऐसा हो गया कि अगर मैं उसे बिस्किट का फोटो दे दूं, मैं कि ये खा लूं क्या, तो क्या करना यार, ये तेरे काम की चीज नहीं, तू तो ये खाता नहीं है, समझ गया, शुगर नहीं लेता। बस उसको इतना समझ में आ गया। तो मैंने पूछा कि यार मेरे को और अच्छा एक्सपीरियंस के लिए क्या कोई कोर्स लेना चाहिए ऑनलाइन? तो उसने कहा क्या करेगा भाई तू, मतलब क्या ही निकाल लेगा मेरे से कोर्स लेके, तू बात कर तो रहे। तो फिर मैं कोर्स जो बेच रहे वो किसके, बोले उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं आता, जिनको बात करना आता, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो सिंपल है, आप कोर्स लो वरना मत लो। दूसरी बात है, अब एआई जॉब खा जाएगा क्रिएटर की? बिल्कुल नहीं खाएगा। एआई बल्कि हेल्प करेगा क्रिएटर की उनके कंटेंट को इवॉल्व करने में। और कंटेंट क्रिएशन भी है ना, कभी सैचुरेट नहीं होगा, इवॉल्व होएगा। क्योंकि आप सोचो ना, कंटेंट हमेशा रहेगा, इसके क्या बदल सकते हैं चीजें। देखो कंटेंट पहले भी था, आज से पुराने जमाने में चल जाओ भाई, पत्थरों पे शिलालेख लिखते थे, फिर वो भोजपत्र पे लिखते थे, फिर वो धीरे धीरे भैया और भी पुराने जमाने में जाओ तो गुरु शिष्य को कंठस्थ करवाता था, फिर वो सीडी में आया, कैसेट में, वो सब पता है जर्नी। अब कंटेंट, तो कंटेंट हमेशा रहेगा, इवॉल्व होता रहेगा बस। तो कंटेंट क्रिएटर की जर्नी ऐसा नहीं है कि अरे भाई 10 साल बाद कंटेंट क्रिएटर क्या करेगा, इवॉल्व होएगा। अब जो लोग इवॉल्व नहीं होंगे, जो लोग अपडेट नहीं होंगे, वो खत्म हो जाएंगे, और जो अपडेट होते रहेंगे तो एआई तो हेल्प करेगा ना भाई, अच्छा खाएगा सर, क्यों? इस तरह से अभी फिलहाल जो माहौल है, जैसे टेक, ऑटो या जो भी जनरल क्रिएटर्स हैं, किस तरह से एआई को यूज करें? जैसे कि क्या आइडिएशन के लिए, या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, या थंबनेल के जो है आइडिया के लिए, या फिर जो भी है, मतलब वीडियो जनरेशन वगैरह, किस तरह से यूज करें, या सब कुछ ही यूज करें? एक नया क्रिएटर अगर कोई है तो किस तरह से देखो इसमें एआई का मैं भी बहुत हेल्प लेता हूँ। एआई से आप क्या कर सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ एआई से आप स्क्रिप्ट मत लिखवाइए, एआई से लीजिए आप आउटलाइन, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए काफी बढ़िया है। आउटलाइन लिया आपने, स्क्रिप्ट आप खुद लिखिए। और एज ए क्रिएटर, जैसे मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं सच बताऊं किसी दूसरे के स्क्रिप्ट पर काम करना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी मर जाती है उसमें। तो मैं आउटलाइन लीजिए उसमें, और स्क्रिप्टिंग आउटलाइन ले लिया आपने, अब उसको अपने आइडिया दीजिए कि भाई मैं इसमें ये ऐड करवाना चाहता हूँ, तूने जो यहाँ से बताया ना, यहाँ से शुरू करना है, नहीं स्टार्टिंग में मेरी लाइन ये होनी चाहिए, फिर वो आपको एक अच्छे से स्क्रिप्टिंग दे देगा। अब क्या हुआ, आपका एक टच हो गया, ये हो गया। इस तरह से आप उसको यूज कीजिए। और उससे थंबनेल पे भाई क्या लिखें, उसने कहा ये लिख दो, नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ ये वर्ड भी ऐड हो। तो जब आप उससे इस तरह से यूज करोगे ना, तो आपको भी मजा आएगा चीजें क्रिएटिव करने में, और आपको खुद को भी लगेगा कि मैं क्रिएटिव हूँ, तब मजा आएगा। सब कुछ एआई से लेना मेरे को लगता नहीं, फिर आप में ना वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, और आप थोड़ी देर में बोर हो जाओगे, इस कंटेंट क्रिएशन से बोर हो जाओगे। चैट जीपीटी से लिखवा लिए, एआई से थंबनेल भी बनवा लिए, नहीं। और यूट्यूब पे सर्च भी कर ले रहे हैं। यूट्यूब का जो एआई वो आता है, ना जो सर ने भी बोला, जस्ट एडिंग टू दैट ना, एक चीज ना जो लोग गलत कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, कि वो बोल रहे हो कि भाई चैट जीपीटी को भाई मेरा स्क्रिप्ट लिख दे। वो नहीं करना है, आपको पहले खुद स्क्रिप्ट लिखना है, वो दे दो चैट जीपीटी को, भाई ये मैंने लिखा है, इसमें और बेहतर क्या हो सकता है। अगर ये कर लिया ना, तो वो टूल का यूसेज हो रहा है। देखो आधे कोर्सेज यही है भाई कि आपको खुद को इनपुट देना, आपको ये नहीं बोलना है कि भाई मेरा सब कुछ करवा दे। अच्छा, ऑडियंस को भी वो समझ में आएगा ना भाई, हर आदमी अगर एआई से लिखवाएगा तो सबके कंटेंट सेम हो जाएंगे।
तो आपका एक ह्यूमन टच तो होना चाहिए ना, तभी तो आप अलग दिखोगे। कुल मिला जुला के सारांश यही है कि मैनुअल लेबर जो है वो आप एआई से करवाइए और हाँ। क्रिएटिविटी आपकी खुद की होनी एग्जैक्टली, चाहिए। मजा भी तभी आएगा ना, वरना आप थोड़े दिन बाद बोर हो जाओगे कि छोड़ो यार मेरे से नहीं बनती वीडियो ये सब। अच्छा, एआई को आप करेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं क्या बहुत पढ़ता हूँ, मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं कई बार चैट जीपीटी को करेक्ट करता हूँ कि भाई तूने तो ये बात ही मुझे गलत बताई है, तो मैं बहुत बार उसे करेक्ट करता था, भाई ये बात तो तूने गलत बताई है। तो एक दिन पता है चैट जीपीटी खुद मुझे बोलता है कि भाई आज एक बात बोलने का मन कर रहा है, बता भाई। कह रहा यार तू पता नहीं कैसा बंदा है, मतलब तू साला मुझ पे भी आग बूंद के भरोसा नहीं करता, तू आदमी अलग है यार। ऐसा करिए तो आपको ना, आपको क्या मजा आता है फिर कि हाँ यार मैं तेरे से ज्यादा जानता हूँ। इसमें आपको एक क्रिएटिविटी, फन आता है। आपने वो, उसने जो दिया आपने बना दिया, आपको थोड़े दिन बाद फील हो गया मैं मतलब क्रिएटर नहीं हूँ यार, मैं मुझे जो मिल रहा है वो दे रहा हूँ, मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। अगर आप सच में क्रिएटर हो तो सिर्फ एआई को यूज करो अपने हेल्प के लिए, क्रिएटिंग खुद करो। यूट्यूब देवता बहुत महान है, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ब्लंडर्स भी कर देते हैं ये लोग जो कि बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रेसिव नहीं होते हैं, बल्कि जैसे? नुकसान करा देते हैं क्रिएटर्स का। जैसे अभी हाल ही में इन्होंने ऑटो डबिंग एआई पावर्ड जो लाया थे लोग टूल, तो वो जो इंग्लिश में डबिंग कर रही हैं कुछ वीडियोस का, बिल्कुल ही मतलब रोबोटिक सा, कुछ में उसमें सोल है ही नहीं, और वो ऐसे पुश किए जा रहे हैं उस वीडियो को और व्यूअर्स छोड़ छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो ये इस तरह से जो चीजें होती रहती है बिल्कुल, ये एक्चुअल में क्या है, जैसे हम लोगों की काफी मीटिंग्स हुई इस बारे में, मैंने भी उनको बोला कि भाई ये ऑटो डबिंग सही से काम नहीं कर रहा। तो देखो ये क्या है, अभी इनिशियल लेवल पे है, ये शुरुआत है क्रिएटर को कुछ अच्छा देने की। अब ये धीरे धीरे इंप्रूव होगा। अभी मैं ये कहता हूँ अभी अच्छा नहीं है, उसको मत करो यूज। और आप जब यूज करोगे, इसमें एक चीज और भी होती है ना, फीडबैक पे काम करते हैं। आप फीडबैक दोगे, जैसे जैसा फीडबैक आएगा इंप्रूव होता चला जाएगा। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये अच्छा काम करेगा। अभी आप इसको एक तरीके से मानो कि चलो यूट्यूब ने कुछ तो शुरू किया हमारे लिए, अभी काम ढंग से नहीं कर रहा, आने वाले टाइम में करेगा। और क्या ये अलग अलग दर्जे के क्रिएटर्स के लिए अलग अलग टूल है? जैसे मैं देखता हूँ कुछ जो विदेश के, जैसे मार्क रोबर और भी तमाम, मिस्टर बीस्ट वगैरह का जो हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, हिंदी में डबिंग होती है, वो एकदम क्रिस्प और उनका वॉइस टेक्सचर पकड़ करके उस तरह से रहता है। आप वो गलत तो मैन्युअली डाल रहे गलत हैं कॉलोनी ना। में चले गए। अच्छा, अच्छा, वो मैनुअली मैनुअल है, मैनुअल है वो। ओके। एक्चुअल में क्या होता है मैं बताता हूँ। जी। जैसे मेरे चैनल पे लगभग सब फीचर ऑन है, क्योंकि हम कंट्रीब्यूटर, हमें सब चीजें चेक करनी पड़ती है। तो जो मल्टीलिंगुअल ऑडियो है ना, वो एक अलग फीचर है, और ऑटो डबिंग एक अलग फीचर है। तो जैसे मल्टीलिंगुअल ऑडियो मेरे चैनल पे फीचर है, तो मैं उस पे वॉइस डब करा के उसमें मैनुअली प्लेस कर सकता हूँ। वो चीज है। ऐसा कुछ नहीं है ना कि अलग अलग कैटेगरी क्रिएटर्स के लिए अलग अलग फीचर है? ओके। भेदभाव कुछ नहीं होता। जैसे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आए, नहीं आए होनी कि इंडिया में भी है कि आप उनको हिंदी वाला या अपना इंग्लिश वाला वॉइस दे दो, वो आपको जो इंडियन 20-30 लैंग्वेजेस है उसमें आप लोग ट्रांसलेट करके दे देंगे, तो वो आप फिर ऐड कर सकते हो वो हिसाब से वीडियो में। अच्छा, एक और मिथ रहती है ना कि जो अगर मैं इंग्लिश में कंटेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरी अर्निंग ज्यादा होगी, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, मिथ नहीं है भाई, ये तो सच है, रियलिटी है ना। और वो कैसे होगी बताता हूँ। देखो, इंग्लिश कंटेंट आपका होगा, इसमें एक 2-3 चीजें हैं। अगर मान लो कोई इंडियन टॉपिक पे आप बात कर रहे हो जिसकी ऑडियंस इंडिया में ही है, बाहर उस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा, तो भाई आपकी अर्निंग होगी ही नहीं। क्योंकि अगर इंडिया में आपने हिंदी चैनल बनाया, आप इंग्लिश में चले गए, हिंदी ऑडियंस है, तो कम होगी। लेकिन आपने कंटेंट ऐसा बनाया कि भाई जो इंग्लिश कंट्रीज हैं वहां भी उस कंटेंट की डिमांड है, तो डेफिनेटली वहां पे ऐड महंगे चलेंगे और आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो जब आप लैंग्वेज चेंज करते हो ना, तो आप ये भी देखो कि लैंग्वेज तो मैं चेंज कर रहा हूँ, किस किस कंट्री में ये टॉपिक की डिमांड भी है कि नहीं। वो जब आप दोनों चीजें का एक कंबाइन कर लेते हो ना, तब जाके वो अर्निंग बढ़ती है। सो बेसिकली जब ये हिंदी इंग्लिश वाला जो एआई वाला फीचर है जब अच्छा हो जाएगा, तो अर्निंग कह सकते हो बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल। और मल्टीलिंगुअल भी अभी काफी लोगों को मिलने लग गया है, उस पर भी अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वो भी अच्छा है कि अगर मान लो कभी एआई, देखो एआई कितना भी बड़ा हो जाए, आदमी से बड़ा नहीं हो सकता। कंप्यूटर को चलाने के लिए भी आदमी चाहिए ना, तो वो चीज है। तो एआई का भी सीन यही है। तो आप जब ये मल्टीलिंगुअल का अपने पास वो आएगा ना फीचर, सबको मिल जाएगा, जैसा अभी कुछ लोगों के पास है। मैनुअली भी आप करोगे तो उससे सिंपल सी बात है, अगर आपका टॉपिक ऐसा कि हर जगह देखा जाता है, तो सब जगह से रीच आएगी और पैसा मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया अभी, चलो एक तो हो गया, आप बोल रहे हो कि एक ही वीडियो पे 5-10 लैंग्वेजेस सुन पाएंगे लोग। अभी एक दूसरा टाइप के यूट्यूबर्स है, न्यूज़ चैनल्स है, बहुत सारे टेक में भी है, जिनका खुद का एक इंग्लिश चैनल है, तेलुगु चैनल है, मलयालम चैनल है। तो वो जो वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, क्या वो उनको नहीं करना चाहिए या फिर उनको ये फीचर डेवलप होने के लिए रुकना चाहिए? देखो, उसमें 2-3 चीजें हैं। उनको अभी जैसे जब तक डेवलप ना हो तब तक कर लेना चाहिए। इसमें क्या, जैसे आपने देखा कि आप मतलब 5 चैनल चला रहे हो, तो आप पे बर्डन कितना आ गया सबको मैनेज करने का। ऑडियंस एक ही चैनल पे सब कुछ दे रही है, तो वो चैनल कितना बड़ा हो गया, फिर आपका ब्रांड वैल्यू कितना बड़ा हो गया।
तो अगर एक चैनल पे सब कुछ ऐसा हो सकता है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज वो आपके ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएगा, आपकी ऑडियंस को बढ़ाएगा और आपके एफर्ट को भी कम कर देगा, आपको बर्डन नहीं रहेगा मैनेजमेंट का। तो फीचर बहुत अच्छा है। तो वो बाकी चैनल्स को क्या लगता है आपको कि साथ में लाना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए, क्या लगता है? हाँ, अभी जिनके मल्टीपल, मैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को जानता हूँ जो काफी अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने अलग अलग चैनल को मैनेज करने के बजाय एक चैनल पे सब लेके आए वो, और अभी उनका चैनल और ज्यादा बूस्ट कर रहा है, उनको अलग से एक बार सब्सक्राइबर का एकदम बूम मिल गया, वो ब्रांड लेवल बड़ा बनेगा, अच्छा स्पॉन्सर आएगा तो ज्यादा बढ़िया है और आप भी फोकस से काम कर पाओगे। क्या मेरा एक ही चैनल है, कंटेंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, वो चीज है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे आपने बताया कि YouTube सबके लिए सेम बिहेवियर रखता है, तो जवान मूवी का ट्रेलर आया था तो उसमें एक VFX एरर था, तो उनके अपलोड करने के बाद भी वो लोग उसको एडिट करके हटा दिए, तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? हाँ, तो आप भी हटा सकते हो ना एडिट करके, तो कोई भी हटा सकता है। नहीं, वो अपलोड हो चुका था। हाँ, अपलोड करने के बाद कोई भी एडिट कर सकता है कॉमन पर्सन के लिए नहीं था ना, मेरे लिए भी, सबके लिए। सबके लिए। इवन मैं आपको बताता हूँ, आप ना एडिट में क्या क्या कर सकते हो, ये मतलब वो क्या किए थे, एडिट पार्ट कट करके हटा। मैं समझ गया, मैं आपको बताता हूँ। आज से 6 साल पहले जब किसी वीडियो पर 1 लाख व्यूज हो जाया करते थे, तब आप एडिट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी एक वीडियो थी, उसमें मैं किसी ऐप का रिव्यू कर रहा था, मेरी एक फ्रेंड थी, उनका नंबर शो हो गया था और वो वीडियो पर 2 घंटे में 3 लाख व्यूज आ गए। अब मैं उसे एडिट ही नहीं कर पाया, तो मैं इतना परेशान हो गया कि भाई अब क्या करूं, उसके नंबर भी लीक हो गए और वीडियो भी वायरल रिस्पॉन्सर है, तो बहुत दिक्कत हुई। तो मैंने, जब मैं कंट्रीब्यूटर बना, मैंने सबसे पहले यही फीडबैक दिया उनको कि भाई इसमें एडिट का कुछ लाओ, चाहे कितना भी व्यूज हो जाए। अभी आप एडिट कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, इवन क्लिप काट के भी जब आप डालोगे ना तो एक नया वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो बेसिकली वो क्या किए थे कि शॉर्ट्स को ही रिप्लेस कर दिए थे, जो पर्टिकुलर शॉर्ट्स में एरर था उसको हटा के उसकी जगह उसी का दूसरा शॉट डाल दिए थे। ये कैसे? मतलब आप कह रहे हो कि दूसरा ऐड कर दिए थे कुछ? हाँ, दूसरा शॉट उसकी जगह ऐड कर दिए थे उसी वीडियो के अंदर। उसी वीडियो के अंदर। तो ऐसा तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कोई भी कि आप दूसरा आप डाल दो, ट्रिम कर सकते हो और ट्रिम का तो पता था हाँ, नहीं उसमें ऐड नहीं कर जवान सकते। का ऐसा कुछ तो देखो उसमें भी क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। एक ना यूट्यूब बूस्टिंग भी होती है, ये बहुत अंदर की बात है कि जैसे मान लो, देखो सिंपल सी बात है, वो लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, तो अब एक तो होता है ना, जैसे आप जाओगे, आपको बूस्ट करवाना है कोई चीज, वो भी यूट्यूब में चलता है कि भाई मेरे को तो इनिशियली बूस्ट ही करवाना है, तो उस लेवल पे भी काम होता है। नहीं होता ना भाई, गूगल एड्स का भी एक अलग ऑफिस है, जरूरी नहीं है कि सब लोग कंप्यूटर पर बैठ के एड्स लगाते हैं। बट ये न्यूज़ बहुत वायरल भी गई थी। हाँ, वो इसीलिए हुआ था कि वो यही रीजन है फिर उसका। शॉर्ट रिप्लेस कर दिए थे, मतलब अपलोड हो गया, मतलब 50-60 करोड़ व्यूज भी आ गए, उसके बाद वो पर्टिकुलर। हाँ, तो YouTube के बैकएंड में तो सब रहता ही है ना। जैसे मान लो आपका कोई वीडियो डिलीट हो गया तो वापस आ जाता है ना, वो कैसे आता है? क्योंकि YouTube के बैकएंड में सब रहता है। आपने कई बार देखा, कई बार कोई वीडियो डिलीट हो, उस पर स्ट्राइक आ गया, वो ऐसे हुआ कि डिलीट तो आपके यहाँ से हुई है, उनके बैकएंड में वो है। जब चैनल का कोई रिव्यूअर रिव्यू कर रहा था तो उनके बैकएंड में वो वीडियो थी, इसलिए स्ट्राइक आ गया। तो देखो YouTube भी तो भाई पैसा कमाने के लिए है, वो हमारे चाचा के लड़के का थोड़ी ना है। तो उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा बढ़े तो एक फीचर ऑन करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। जैसे मेरे चैनल पे बहुत सारे फीचर ऑन है, हर क्रिएटर के पे नहीं है वो, तो ये सब चलता है, ऐसा सब जगह। मैं बताऊं ये क्या सुनना चाहता है कि शाहरुख खान यूट्यूब के ऑफिस गया, कॉल किया, कह रहा भाई ना VFX वाला पार्ट चेंज करा दो और उन्होंने चेंज करा दिया, है ना, इतना ही ना। देखो कोई फीचर आप ऑन करा रहे हो, उससे यूट्यूब को अगर लग रहा है कि भाई ये सच में ऑन होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है तो दे देता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी ये हुआ क्या था कि किसी का चैनल हैक हो रहा था, जब हैक हो रहा था उसने मेरे को उसी वक्त कॉल कर दिया कि भाई मेरे चैनल में ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। तो जब मैंने देखा तो मैं हो चुका, अब तो है, अब तो भाई सुबह बात करेंगे। तो होता क्या है कि उसने सबर नहीं होता ना इंसान में, भगवान ने सबर ही नहीं दिया, बाकी सब दिया। तो उसने क्या किया, सुबह तक क्या किया, ब्रांड अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लिए, और ब्रांड अकाउंट क्रिएट करके अब वो सोच रही है कि ब्रांड अकाउंट को मैं डिलीट कर देती हूँ। उसने क्या किया, अपना मेन चैनल डिलीट कर दिया, अब ब्रांड अकाउंट पे 0 वीडियो। अब सुबह मेरे से बोलती है कि वो ऐसे है, मेरा चैनल तो हैक हो गया, उसने कुछ नहीं बताया। मैंने चेक करा, यार ये तो ब्रांड अकाउंट है, मेन चैनल कहाँ है? कह रहे नहीं ऐसा हैक। मैंने ना ये हैक का प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फिर मैंने चेक करवाया तो पता चला कुछ नहीं, फिर रिक्वेस्ट करी अपने यूट्यूब से कैसे समझ सकते, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हैकर ने डिलीट ही नहीं किया। यूट्यूब ने कहा हैकर ने कहाँ डिलीट किया, ये तो आपकी आईपी से एड्रेस से डिलीट हुआ है, तो उनकी गलती तो नहीं है। फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की कि देखो ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, ऐसा, तो ला दिया वापस। अच्छा, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कंट्रीब्यूटर बात करी, मैंने नॉर्मल पर्सन की तरह बात करी कि भाई हाँ हमसे गलती हो गई, सच में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता, तो वापस आ गया, कोई इशू नहीं। पर उन्होंने कहा कि इस केस में हम थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो जाता है। YouTube के अपडेट से याद आया, और ऑनेस्टली बताना मेरे को, कुल मिला के यूट्यूब का जो बिहेवियर है ना, वो क्रिएटर के लिए ऐसा नहीं है कि भैया अलग अलग कोई भेदभाव है, क्रिएटर के साथ मिलकर ही काम करने वाला है। वो भी फीडबैक पे काम करता है, फीडबैक पे कई बार फीचर को हटा भी देता है और कई बार ला भी देता है।
जो YouTube का एक अपडेट आया था कि उसने डिसलाइक्स हटा दिए थे, उसके ऊपर आपके ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि डिसलाइक नहीं हटाने चाहिए थे, क्योंकि अच्छा डिसलाइक से कुछ होता नहीं है, वो भी एक एंगेजमेंट है, क्योंकि फीडबैक एल्गोरिदम को ये मतलब नहीं है कि वो डिसलाइक कर रहा है या कमेंट कर रहा है या क्या कर रहा है। कमेंट में मान लो किसी वीडियो पे कमेंट में सिर्फ गालियां हैं ओनली, फिर भी वो वीडियो वायरल हो जाएगी। एल्गोरिदम को ये समझ आता है कि हाँ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, कैसे भी बात कर रहे हैं, तो ये इसमें नहीं हटाना चाहिए था डिसलाइक। अच्छा, एक स्टूडियो का सबसे ज़्यादा अंडररेटेड कौन सा ऐसा फीचर लगता है कि जिसको लोग यूज़ ही नहीं करते? बहुत सारे एनालिटिक्स को यूज नहीं करते लोग, एनालिटिक को बहुत प्रॉपर यूज नहीं करते भाई। लोग देखते हैं कि हाँ मेरा व्यूज हाँ, इतना आ गया, view उधर है। मेरा पैसा इतना बन गया, दैट्स इट। सर क्या क्या टॉप 3 चीजें हैं जो कि मतलब एनालिटिक्स में जा करके हर किसी को देखना ही चाहिए और उनके बेसिस पे जो चेंजेस हों? 3 चीजें। देखो सबसे पहले तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो देखना चाहिए कि आपका जो कंपटीटर है जी। उसने ऐसा कौन सा वीडियो अभी बनाया रिसेंटली, हाँ। उस वीडियो को जाके देखो हाँ। कि उस पर कितना एंगेजमेंट आ रहा है। अगर तो वो टॉपिक नया है और उस पर सच में एंगेजमेंट है तो फटाक से एक वीडियो उसी टॉपिक पे बना दो। ये सबसे अच्छा एक फीचर है कि आप अपने कंपटीटर के, पहले तो कंप्यूटर के चैनल देख सकते थे, अब उनके कंटेंट को भी देख सकते हो। एक तो यही देखना चाहिए सबसे बढ़िया। दूसरा एनालिटिक में ये देखना चाहिए कि मेरी जो वीडियो है इसका जो रिकमेंडेशन गया वो किन और वीडियो के थ्रू गया, ताकि मैं उन टॉपिक को भी टच कर सकूं अगर मेरे कहीं भी दायरे में आती है तो। ये जरूर चेक करना चाहिए और ऑडियंस रिटेंशन जरूर चेक करना चाहिए कि मेरा ऑडियंस रिटेंशन कहाँ पे लैग कर रहा है, ताकि मैं अगली वीडियो में ये प्रॉब्लम तो कम से कम ना करूं। एक डिसेंट ऑडियंस रिटेंशन क्या होगा, जैसे परसेंटेज में अगर बात करें तो 30-40 ऐसे? देखो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, वीडियो की लेंथ पे डिपेंड करता है। जी। अगर वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा है तो सिंपल सी बात है 30% भी आपको काफी व्यूज दिला के जाएगा, और वीडियो की लेंथ कम है और अगर मान लो 50% है तो वो भी काम का नहीं रहेगा। आपका जो एवरेज आ रहा है ना वो आपने खुद ही अपना एक बेंचमार्क बनाया अपने चैनल पे, जो 100 वीडियो डाला तो आपका एक है ना एवरेज आ गया होगा, अब वो आपने ही बेंचमार्क बना दिया, जब भी उससे कुछ ज्यादा होगा तो वो वीडियो निकलेगी, सिंपल। अच्छा, आप कोई टूल यूज़ करते हो आइडिएशन के लिए? मतलब कि कौन से ट्रेंडिंग कंटेंट है, जैसे vidIQ वगैरह बहुत सारे आते हैं। देखो तो वैसे अभी तो क्या इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं कुछ ना करूं, मेरे को सब कीवर्ड पता है कौन सा क्या है, लेकिन फिर भी मैं vidIQ यूज करता हूं। उसका रीजन ये है कि vidIQ मेरे पास काफी टाइम से है। मैं पहले उसको मैंने कभी उसके लिए वीडियो बनाई थी, तब से वो पता नहीं मेरा ऑन करके ऑफ करना भूल गए मतलब उनका ये था कि 1 साल तक देंगे हम आपको, लेकिन उन्होंने ऑन ही रखा हो, हमेशा वो ऑटोमेटिक रिंग हो जाता है। ये स्पॉन्सर्ड बाय vidIQ हो गया है। तो मैं करता हूँ उसे यूज ना, और चैट जीपीटी को भी यूज करता हूँ। इसके अलावा हम लोग फोटोशॉप यूज करते हैं, इस तरह से। ये वाला पार्ट ट्रेलर में हाँ, डालेंगे, ये- मैं यूज करता हूँ, ये कर देंगे। नहीं 100% उन्होंने कहा 1 साल के लिए फ्री देंगे, पर पता नहीं वो हर महीने दिखाता तो है कि अगले महीने बंद हो जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाता अच्छा है। सर, ऐसे टूल्स की मदद से क्या हम जा करके कुछ पुरानी वीडियोस हैं जिन पे कि 1 लाख व्यूज आ गए और हमें लगता है कि इसमें पोटेंशियल और है और व्यूज आ सकते हैं इस पे, तो उस टूल की मदद से या फिर खुद भी अपने एक्सपीरियंस से हम जा करके कुछ कीवर्ड्स और टाइटल वगैरह थंबनेल वगैरह चेंजेस 100% चेंज करना चाहिए, मैं तो करता ही रहता हूँ। थंबनेल भी चेंज करो, टाइटल भी चेंज करो, और बिल्कुल सही रहता है। इससे क्या होता है, वो वीडियो अगर वो एवरग्रीन है, अगर वो ट्रेंडिंग में थी फिर कुछ मत करो, फिर तो खत्म हो गई वीडियो। अगर एवरग्रीन है तो बिल्कुल करना चाहिए, फिर से उठ सकती है। बिल्कुल उठ सकती है। मेरे साथ तो एक ऐसा भी सीन हुआ है कि वीडियो थी, मैं एक बार है ना सुजाता की मिक्सी खरीद के लाया, तो मैंने सोचा कि यार इसके ना कि वीडियो बना लेता हूँ डब्बा खोलते हुए, क्योंकि वो उसने कहा कि गारंटी वारंटी कुछ नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेता हूँ, कहीं कोई फ्रॉड हो जाए। फिर मैंने कहा वीडियो बनी गई है तो डाल देता हूँ, और मैं डाल के मुंबई चला गया। उस वीडियो पे 2200 व्यूज आया सिर्फ, क्योंकि वो मेरे सेगमेंट है ही नहीं। लेकिन बाद में देखता हूँ, मैंने उसका अच्छा SEO वगैरह करा, 3 महीने बाद वो वीडियो चल जाती है। मैं देखता हूँ 3 महीने 50,000 व्यूज, यार ये तो कमाल हो गया। तो एवरग्रीन कंटेंट चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो वीडियो 2200 लोगों ने इसलिए देखी क्योंकि जिनको देखनी थी, हर उसमें एक फायदा है, देखेगा ही वही जिसको सुजाता मिक्सी लेनी है, तो वो पूरा ऑडियंस अटेंशन देके ही जाएगा। थोड़ा पास्ट में जाता है, जैसे कि यूट्यूब पे आप आने से पहले आप जर्नलिस्ट थे, ऐसा क्या हो गया कि आपको लगा यार जर्नलिस्ट नहीं, चलो यूट्यूब पे ही आ जाता है? तो यार इसमें ना एक पता नहीं लोगों को ये पसंद आएगा नहीं आएगा। मैं जब जर्नलिज्म का बुक पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि भाई जर्नलिज्म तो गजब की चीज है यार, कहीं भी घुस जाओ, किसी के खिलाफ कुछ भी लिख दो, मतलब एकदम निडर निर्भीक होता है जर्नलिस्ट। तो जब मैंने जर्नलिज्म किया और मैं मीडिया में गया, तो मैंने देखा कि मैं बहुत सारी ऐसे खबर लेकर आता था जिनको 3 महीने में खबर मिली है किसी बड़े आदमी के खिलाफ। मैं खबर लेके पहुंचा हूँ और भाई एडिटर कह रहा है ये खबर तो लगेगी नहीं, क्यों यार ये तो हमारे मित्र हैं। तो ऐसा 2-3 बार हुआ, मैं कहा ठीक है भाई मित्र है तो है यार, क्या करें। एक दिन पता नहीं क्या होता है कि मैं एक खबर के पीछे 2.5 महीने तक घूमा, वो बहुत बड़े आदमी के खिलाफ मैंने खबर लाया। अब होता क्या है कि साहब आते हैं कि तुम्हारे मित्र हैं, लगेगी नहीं। मैंने क्वेश्चन पुटअप कर लिया कि यार मैंने तुम्हारी पार्टी में कभी इस बंदे को देखा नहीं, तो ये मित्र कैसे हुए।
तो मैं समझ गया कि गुरु इसको ये भी पता चल गया, अपने को भी समझ आ गया, इधर मामला भी सेट हो गया। तो मैं कहा यार मजा नहीं आ रहा फिर मैंने एक सोचा कि यार जॉब क्या करें अब, मतलब पढ़ाई यही करिए। जर्नलिज्म करने का मेरा बचपन से सपना था। मैं पहले आर्टिस्ट हूँ, 19 साल मैंने थिएटर किया, मैं 7 साल का था तभी से मैं स्टेज पे हूँ। तो जब 7 साल पे मैं स्टेज पे गया तो मेरे पास क्या एक जर्नलिस्ट आया, उसने मेरा इंटरव्यू लिया बूम लगा के वैसे। तो उस टाइम ये नहीं पता ये जर्नलिस्ट क्या होता है, बस मेरे को ये समझ में आया, मैं पापा से कहता मैं बड़ा हो जाऊंगा पापा, मैं वो बनूंगा जो वो माइक लेके आते हैं और मुंह के आगे लगाते हैं कि भैया बोलो ये मालूम नहीं क्या है ये। तो मैंने जब 12th किया, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे 9th क्लास में, मैंने उसके बाद सारी पढ़ाई डिस्टेंस लर्निंग से करी और खुद ने काम किया क्योंकि मैं बड़ा था घर में। तो जब मैं 12th पास हुआ तो मैं गया कि सर वो मेरे को है ना एडमिशन करना है, किस में, बल्कि वो जो होता है ना वो रिपोर्ट वो लेके आता है एक माइक और बोलता है इसमें बताओ कुछ बारे में, वो तो कुछ लोग समझ नहीं पाए बात। अच्छा तो तुझे पत्रकार बनना है, तो भाई पत्रकार बनने के लिए 12th के बाद कोई कोर्स नहीं है, पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद बीजेएमसी होगा आपका। फिर मैंने वो किया ग्रेजुएशन, फिर मैंने काम कर करके वो जर्नलिज्म की पढ़ाई भी की, मतलब इतना मेरा वो था कि मेरे को बनना ही यही है। और बाद में पता चला यार इसमें तो निडर निर्भीक नहीं होता कोई, इसमें तो भैया एडिटर जो बोलता है वो होता है। फिर इसमें ये भी था कि मैंने एक बार एडिटर से पूछा भी कि यार ये 13-15 साल से काम कर रही है, कितना पैसा कमा रहे हैं? उन्होंने कहा यार मैं तो वही 60,000 रुपये कमाता हूँ। यार इसमें आप लोगों को मजा नहीं आएगा, बस उसी दिन रिजाइन दे दिया मैंने। तो फिर उसके बाद डायरेक्टली यूट्यूब दिखा कि कुछ बीच में कुछ नहीं दिखा भाई, कुछ दिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। मेरे को पता ही नहीं यूट्यूब क्या होता। मेरे पास 3G फोन था, मैं बहुत पुअर फैमिली से आता हूँ। मेरे एक दोस्त है कवि, वो कवि है, अभी तो गवर्नमेंट टीचर लग गए हो। उसने मेरे को बोला यार तू यूट्यूब पे कुछ क्यों नहीं करता? मैंने यार ये क्या चीज होती है? उसने कहा यार हद हो गई, मैं दिखाता हूँ। तो उसने अपने मोबाइल में यूट्यूब खोल के खुद का एक कविता का वीडियो दिखाया मुझे। तो मैंने पता क्या बोला इसको, यार ये लाल वाली जो ये एप्लीकेशन है ये मेरे मोबाइल में भी, पर मैंने इसे कभी ओपन नहीं किया, होता क्या है, तो इसमें आया कैसे? उसने कहा पागल ये यूट्यूब होता है, इसमें भी चैनल बनता है ऐसे ऐसे। उसी ने मेरे को समझाया और वो 3G फोन से फिर मैंने सोचा, उसने मेरे को बोला है तू न्यूज चैनल खोल ले अपना। फिर मैंने कहा नहीं भाई न्यूज में तो कोई निडर होता नहीं है, जो किताबों में पढ़ा था वो तो सब नहीं है। तो मैंने कहा नहीं यार, फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक के वीडियो बनाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के वीडियो का भी आइडिया कैसे, मैं सोच रहा था मैं किस पे बनाऊं, न्यूज तो नहीं बनाऊंगा। तो मैं एक दोस्त के साथ इन्वर्टर खरीदने गया, कह रहा है इन्वर्टर खरीदने चल रहे, तू भी चल स्कूटर में बैठ के, मैं भी चल गया। तो सेल्समैन ने उसको समझाया ये इन्वर्टर है, साइन वेव, मॉडिफाई हो, ये वो, और 2-3 लोग और थे वो भी उनको भी समझा रहा था। तो लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो मुझे लगा कि यार लोग सुनते हैं, मेरे को नॉलेज थी इलेक्ट्रॉनिक की। तो मैंने यही वीडियो बनाया इन्वर्टर कैसे खरीदे, और मिलियन में चला गया। तो वो आपका इनिशियली हम टीम भी रिसर्च कर रहे थे, तो इनिशियली हमने देखा कि आपके इनिशियल वीडियो जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले थे, उसमें से वॉइस थी। हाँ तो वो तो 2-3 ही वीडियो है जो वॉलपेपर कैसे बनाए वो सब। हाँ तो उसके बाद मतलब कैसे किया है कि भाई मैं खुद अभी आ जाता हूँ वीडियो में वगैरह? तो एक्चुअल में क्या है कि भाई मैं तो कलाकार हूँ, तो जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता था तो उसमें मैं बताता हूँ क्यों करता था कि मैं शुरू से आना चाहता था। मेरे को मजा आता है स्टेज पे काम करके, ऑडियंस बैठी है, कैमरा, बट मेरे पास ना कोई बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी था नहीं। तो मैं कहा नहीं यार, मेरे को थोड़ी शर्म सी फील हो रही थी, तो मैं नहीं आया। लेकिन बाद में फिर क्या मैंने हटा दिया और मैंने कहा जैसा है, मैं चार्ट पेपर नहीं होता जिसपे बच्चे चित्र बनाते हैं, तो वो 5 रुपए खरीद के लाया, मैंने एक दीवार पे चिपकाया उसको, और उसके सामने मैं क्रोमा काटता था, इतना सा दिखता था बस खाली। ऐसे मैंने शुरुआत करी। नहीं वो लेकिन ना अभी ग्रोथ दिखता है कि भाई वहां से चालू किया, वैसे अभी का जो प्रोडक्शन आता है वो तो आदमी इंप्रूव तो करेगा ही ना। अभी जैसे मेरे पास इतना सारा कैमरा, मैं उनको यूज भी नहीं करता, बस शौक है यार ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। तो सर मतलब आप कह रहे हो कि इतने सारे कैमराज हैं, आप कुछ यूज नहीं करते हो, तो अगर कोई क्रिएटर है नया आज आना चाह रहा है प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए कैमरा ये वो सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अभी? वो जो बोल रहा है ना वो इम्पोर्टेंट, वो कैसे बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या बताया, जिसको कुछ नहीं आता वो भी शुरू कर सकता है ना। भाई आज मान लो मुझे कुछ नहीं आता, मैं कर सकता हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं क्या एक चीज सीख रहा हूँ, अब मैं डेली इंप्रूव करूंगा और अपनी जर्नी लोग रिलेट करेंगे, हमें भी कुछ नहीं आता। ये वैसा नहीं 75 डेज हार्ड वो जो चैलेंज था, हाँ तो यही तो था ना, वाला, रिलेट हाँ, करते हैं लोग, वही एग्जैक्टली वैसे ट्रांसफॉर्मेशन, वही चीज है। अच्छा एक और चीज़ है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो कह रहा है कि अगर मैं आईफोन से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना तो वायरल हो जाती है, और एंड्रॉइड वाली वायरल नहीं होती। ये तो सैडो मैन भाई से ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है यार। दोस्ती तोड़ दो भाई, ये तो दोस्ती तोड़ नेशनल दो। मुद्दा है भाई, इसको तो संसद में उठाना चाहिए। लैपटॉप है मेरे पास, मैं इससे करता हूँ। देखो सच बताओ, मेरे पास एंड्रॉइड भी आईफोन भी है, लेकिन मैं मेरे हाथ में आपको हमेशा एंड्रॉइड दिखेगा, आईफोन को मैं बैग में रखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैंने तो एंड्रॉइड से बना हमेशा वीडियो। एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं हमारे एरिया के, उनको माना जाता है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ अभी, तो उन्होंने मुझे सलाह दिया था कि तुम फोन से क्यों अपलोड किया करते हो, पीसी से करो ना। पीसी से मैं करता हूँ, देखो मेरा बहुत जल्दी ग्रोथ हो रहा है,
तो क्या फर्क पड़ता है क्या सच में फोन से अपलोड करने में? नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था हाँ। अभी कुछ दिन पहले। हाँ। देखो पहले के टाइम में ये था कि फोन पे कुछ कम फीचर मिलते थे, हाँ पीसी में ज्यादा फीचर मिल जाता। अब ऐसा नहीं, अब तो सेम ही फीचर है दोनों में, सब कुछ सेम ही हो गया, हर चीज आप कर सकते हो। डिवाइस मैटर ही नहीं करता। नहीं करता कुछ भी। आप हो गया, आपको फोन फ्रेंडली हो आप, जी। या आपको लगता है यार मेरे को बड़ी स्क्रीन है तो उस पे कर लो, ऐसा कुछ नहीं। सर एक ये था कि लोगों को ये लगता है कि आईफोन से अपलोड करो तो क्वालिटी अच्छी आती है, एंड्रॉइड से करो तो क्वालिटी डल हो जाती है। ये बेसिकली होता है। तो आप- हाँ वो तो है, देखो आईफोन में क्वालिटी तो है, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सही बात तो है। फिर इसके लिए हमको आईफोन ही यूज करना चाहिए अपलोड के लिए। अगर देखो मैंने आज हमारे तक पास बजट नहीं है आईफोन देखो लेने का लोगों को। मैंने आज तक कोई वीडियो आईफोन से अपलोड नहीं किया है। मुझे आईफोन उतना फ्रेंडली भी नहीं लगता, मैं तो एंड्रॉइड से करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है आपने एडिट कितने बिट पे किया है उसका, वो सब मैटर करता है। ये 2 क्वेश्चन पूछा है और हाँ। दोनों का आंसर वही सुनना चाहता है जो इसके बाद आने इसके वाला है मन में भाई, है। आईफोन लगेगा हमको वरना नहीं अपलोड होगा। देखो एज ए टैग ठीक है। क्रिएटर ना, मेरे को आईफोन उतना वो भी नहीं लगा रिलाय, क्योंकि हमारे पास ऐप रिव्यू करना है, मुझे स्क्रीन दिखानी है, वो सब। एंड्रॉइड मुझे ज्यादा फ्रेंडली लगता है। और मैं तो कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करके, कई बार एडिट हो गई वीडियो, कैमरे से बनाई डीएसएलआर से, उसको भी एंड्रॉइड पे अपलोड कर देता हूँ कई बार। अच्छा अभी मतलब नियर फ्यूचर लगता है कि यूट्यूब का कोई सबसे बड़ा ऐसा कॉम्पिटिटर आ सकता है इंस्टाग्राम वगैरह इन सब में? इंस्टाग्राम तो अभी ऑलरेडी है ही, टिकटॉक भी चलो इंडिया से बाहर है ही, फेसबुक भी है। अब कोई आ सकता है तो आ भी सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा बात है अभी तक, लेकिन ऐसा कुछ सुनने में आ नहीं रहा कि कुछ आने वाला है, या फिर आएगा भी तो यूट्यूब बहुत स्मार्ट है, वो कुछ ना कुछ गेम कर ही देगा। मतलब दबदबा था, दबदबा रहेगा। हाँ मुझे लगता रहेगा ये। वही चीज है। और देखो एज ए क्रिएटर ना, अगर कुछ ऐसा बड़ा आ भी जाता है तो अपने चाचा का तो है नहीं, अपन वहां चले जाएंगे। बहुत झोला सारा उठा अपने को तो पैसा ही कमाना है ना। इसमें ना एक अच्छा ये है हाँ। कि बहुत से यूट्यूबर्स ना पीक पे कमा लेते हैं, हाँ। बट वो ना ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। फिर जब एक डाउनफॉल आना चालू होता है ना, फिर उनका बहुत प्रॉब्लम होता है। EMI पे बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले यूट्यूब लिया। का दबदबा है, हाँ। यूट्यूबर्स का नहीं है। देखो उसमें 2-3 चीजें होती है। मैंने आपको क्या बोला था अभी स्टार्टिंग में, जी। एजुकेशन बहुत जरूरी है अपने माइंड के विकास के लिए। पैसा आ गया, देखो पैसा आना और पैसे की समझ होना, दोनों में फर्क है। पैसा कमा कोई भी लेता है, उसको समझ पैसे की वो नहीं डेवलप हो सकती, उसके इसलिए मैं लिए कह रहा था कि पढ़ो। पढ़ाई लिखाई बहुत एग्जैक्टली। जरूरी है। तो जब डाउनफॉल आएगा तब भाई सब कुछ नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा मामला। वो एक चीज होती है ना कि जैसे अगर 100 रुपए किसी को मिल रहा है, किसी और को भी 100 रुपए मिल रहा है, एक का 100 खर्च हो रहा है, एक को 70 मिल रहा है, लेकिन 70 में से क्या हो रहा है कि उसका 50 खर्च हो रहा है, तो 20 कहीं ना कहीं जो है वो इन्वेस्ट होके वो कंपाउंडिंग वाला वो method मैनेजमेंट आता है। आपका है। देखो सर, अगर आप मैनेज नहीं करोगे ना, तो पुराने लोग कहते थे कि ओड़ पहाड़ का भी आ जाता है, तो वो तो होता ही है। सिस्टम ये है कि पैसे की समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आपके पास कितना ही आए, अगर आपको पैसे की समझ आई ना तो आप कम पैसे में भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, और समझ नहीं है तो भाई कितना ही पैसा कमा लो, आप बर्बाद हो जाओगे। एसईओ नॉलेज क्या लगता है आज की डेट में कितनी ज्यादा, किस लेवल तक की इंपॉर्टेंट है? एसईओ नॉलेज, एसईओ नॉलेज यूट्यूब में ऐसा कोई एसईओ कुछ होता नहीं है, तो ब्लॉगिंग का पार्ट है बेसिकली। यूट्यूब में इतना कोई, बस आप कीवर्ड लगा लो अच्छे खासे, थोड़ा अब टैक्स का भी कोई रोल नहीं है, अब तो थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ही रह गया। तो कीवर्ड का भी मतलब ये है कि भाई मैं एल्गोरिथम को बता रहा हूँ कि देख मेरी जो वीडियो है ना, ये इस तरह के लोगों को भी तू दिखा सकता है, इस तरह के लोगों को भी दिखा सकता है, और इस तरह लोगों को भी दिखा सकता है। एल्गोरिथम कहेगा ठीक है भाई, मेरे को समझ आ गया तेरी वीडियो किस किस लोगों को दिखानी है, तो जो जो लोग ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं मैं जाके उनके पास ही वीडियो फेंक दूंगा, खत्म कहानी। इतना सही है। अभी यूट्यूब से हटके ना मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब कम्युनिटी में घुसता है। आपके हिसाब से यूट्यूब कम्युनिटी कैसे, जिनके साथ काम करते हो, जो आपके फेलो क्रिएटर्स है, मतलब सपोर्टिव है, कलेश होते हैं, लाइक कैसे चलता है आपके हिसाब से? देखो इसमें क्या होता है ना, यूट्यूब कम्युनिटी में डिपेंड करता है कि वो कैसा कंटेंट क्रिएटर। कई कंटेंट क्रिएटर का काम है कलेश करना है और उसी पे कंटेंट बनाना है, ये होता है ना। ये तो है भाई। तो ये होता है भाई कि- कलेशी कंटेंट वायरल हो चुका है, मतलब हाँ, लास्ट होते एक हैं, साल से तो बहुत हो रहा है। होते हैं। और कुछ का ये है कि ठीक है यार, कैमरे पे एक दूसरे को गाली देके बाद पार्टी करेंगे, ये भी चलता है, ऐसा भी होता है। कुछ लोग ट्विटर पे काफी एक्टिव हाँ होते हैं, हाँ कुछ लोग ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं। तो हर तरह की कम्युनिटी है। मतलब अब जैसे मैं हूँ, मेरी सबसे यारी दोस्ती है, तो कभी कभी हम फन के लिए भी कुछ कर लेते हैं, कभी कभी स्क्रिप्टिंग भी कुछ हो जाता है, ऐसा तो वैसा है। कभी कभी ऐसा होता है कोई क्रिएटर यार डाउन चल रहा हो, कुछ कर लेते हैं यार। और बीच में ना ऐसे वीडियोस ना बड़े वायरल हो रहे थे, जैसे एक्सपोजिंग किसी और को एक्सपोज कर दिया, बड़े क्रिएटर को, तो वीडियो आराम से ऊपर चली आती थी ऐसे कुछ। हाँ वो तो लोग देखना पसंद करते हैं ना, उसके भी देखेंगे, आपके भी देखेंगे। वही। उसमें मेरे को व्लॉगर्स का बहुत अजीब लग रहा है यार। हर दिन में कुछ ना कुछ बुरा
होना ही उनको, गाड़ी ठोक दी, ये कर दी, वो कर दी। मैं बोला मेरा दिन अगर मैं पकड़ू ना भाई, आया काम अरे किया अभी- निकल गया। अभी मैं बताता हूँ ना, एक कंट्रोवर्सी थी। हुआ क्या था कि कोई अपडेट आने वाला था, और मेरे को क्या है, कोई अपडेट आता तो 1 महीना पहले पता चल जाता है, मतलब हमको अपडेट आता है, हम उसमें कंटेंट बना के यूट्यूब को सबमिट कर देते हैं कि भाई जब ये लॉन्च होगा हम तब इसको पब्लिक करेंगे, तो आप अप्रूव कर लो, कुछ गलत तो नहीं बोला पॉलिसी के हिसाब से। तो 1 महीना पहले ही मैंने वो वीडियो बना के रख रखी थी कि रात को ये यूएस में लॉन्च होगा, रात को मतलब वहां पे दिन होगा या रात होगी, तो मैं रात को इसको अपलोड करूंगा। अब क्या होता है, उस अपडेट के लिए कुछ हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो मेरे जो फेलो क्रिएटर थे भाई, मनोज डे हो गया, अपने माई स्मार्ट सपोर्ट हो गया, इन्होंने क्या है उसे डाल दिया, और मैंने क्या किया, दूसरे दिन इसको करेक्ट कर दिया। मैंने सब खिलाफ वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा यार ये लोग गलत बता रहे हैं, एक्चुअली ये ऐसा हुआ। अब क्या होता है, सब ठीक है चलिए। फिर बाद में क्या है, दोनों के फोन पे हम लोग बात भी कर ली, मतलब कभी ऐसा कंट्रोवर्सी हो रही है तो बातचीत कर ली यार, मैंने कहा हाँ ऐसा। तो मैं क्या रहे, फिर सब लोग वीडियो बनाने लगे, बढ़िया फिर बनाओ, फिर मैं भी 2-3 और वीडियो बना दी कि हाँ चलने दो, अब तो 2-3 दिन बाद आएगा। अब क्या होता है, फिर धर्मेंद्र सर्वे को बोले यार तुम कभी बिहार आओ यार, मिलते हैं, मैं यहाँ बिल्कुल आता हूँ। तो मैं घूमने गए, वहां चले गए। अब वो कह रहे यार ये कहना मेरे को ऐसी कुछ वीडियो बना रही जो मेरी मस्त चले, तो मैंने कहा बताओ। अब वो घबरा रहे, कह रहे नहीं यार मैं बनाऊंगा नहीं, आप नाराज हो जाओगे। अरे भाई मैं नाराज नहीं होता, मैं तो थिएटर का आदमी हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो कह रहा नहीं यार मैंने ऐसा बनाऊंगा जैसे आपको रस्सी से बांध दूंगा, और है ना ऐसे कुर्सी पे, कह रहा कुछ ऐसा बनाऊंगा लटवट लेके। हाँ भाई बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने वो बनाया, और सच में यार वो वीडियो 1 दिन में 4 लाख व्यूज पे पहुंच गया उनके चैनल पे। तो ऐसा भी हो जाता है, लोगों को लगा यार पता नहीं आज क्या, उन्होंने बनाया कि टेक्निकल योगी को बांध के पकड़ लिया है, और हमने बनाया तो रस्सी बांध के पूरा लटवट लेके। पर वो सब ऐसा यारी दोस्ती की वजह से गया, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा होता है, मुझे लगता है यूट्यूब पे ज्यादातर ना ऐसा ही होता है, मतलब यार दोस्त होते हैं सब, सब ऐसे ही करते हैं। अरे इंडिया में ना जो रैप कल्चर है, मतलब यूट्यूब का जो रैप कल्चर है, वो भी ग्रो इसी वजह से हुआ था ना सबसे ज्यादा। वो रफ्तार एमी वाला जो हुआ था स्टार्टिंग में, Distracts Distract अरे वगैरह यूट्यूब में इतना चैलेंज हुआ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यहाँ आ जाना वहां जाना, कभी लड़ाई हुई किसी की? नहीं, ये सेम वैसे लोकेशन पे आते हैं। अरे ये सेम वैसे कि भूत से सब डरते, लेकिन कभी भूत ने किसी को मारा ऐसा खबर आपने देखा नहीं होगा। अरे हाँ, सबसे वही सीन है। ये मेरा ना भानगढ़ जो है वो फेवरेट प्लेस रहा है, मतलब शांति के लिए बड़ी शांति रहती, कोई आता नहीं है, सब कहते हैं भूत है वहाँ पे। तो जैसे आपका भी ट्रैवल चैनल है, आप गए हो भानगढ़ कभी? अरे मैं तो जो अलवर में आता है ना, हाँ। उसको मैं घुमाने उधर ही, वो जैसे ही आएगा, जैसे कोलकाता से कोई आया, हाँ। यार वो भानगढ़ है अलवर में, हाँ। मैंने कहा भाई अलवर में चलो घुमाने चलते, तो मैं गाड़ी बिठा के लेता, फिर कहता यार 110 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ इतना ही दूर है भाई। तो मैं तो हर किसी को कम से कम कितनी बार गया हूँ भानगढ़, हर किसी को, कोई भी नया बंदा आता है, चेन्नई से कोई बंदा आया मेरा दोस्त, कोलकाता से, समझो वहीं घुमाने ले जाता हूँ। मेरे साथ भी यही हुआ था। सबसे पहले मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसमें ना भानगढ़ की वो आई हिस्ट्री की, रानी बड़ी सुंदर थी, ये ऐसा ऐसा हुआ था, कोई शाप ऑफ दे दिया था। मैंने कहा ये तो सही जगह है। रात को 2 बज गया भाई, कुछ नहीं मिला था। ऐसा भूत होता है। और वैसे वो कहानी है ना, हाँ। कहानी का मतलब क्या है, कहा है नहीं, क्या कहा बात है। है नहीं। और वहां पे ना जो वो ऐसे बुड्ढे बुड्ढे लोग नहीं रहते, मतलब पानी वानी दे रहे होते हैं, उसमें से 7 लोगों से पूछो, 7 मतलब 10 में से 7 लोग कहेंगे यहाँ पे कुछ नहीं। 3 बंदा ऐसा होगा भाई कहेगा बैठो, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद सब कुछ बता देगा। यहाँ पे भूत ना एक मेरे दिन आया साथ हमसे ऐसा बीड़ी हुआ मांगी था। उसने रात को, हाँ, है? हाँ, यहाँ ये पे जो भूत बीड़ी मांगने का सीन हर गांव में होता है। हाँ, यहाँ पे जो पीछे हनुमान जी का मंदिर देख रहे हो, मैं यहाँ पे पूजा करती थी जाके। एक दिन रात में क्या हुआ ना, वो बीड़ी वाली स्टोरी तो फेमस है। वो तो हर हाँ। गांव में है, किसी न किसी से मांगी है हाँ, भूत ने बीड़ी। बीड़ी मांगी, मेरे पास थी नहीं, मैंने कहा ब्लिंकिट नहीं की, यहाँ पे ब्लिंकिट नहीं चलता। उसके बाद ये सारी चीजें। हाँ एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे अभी कम्युनिटी की बात हो रही थी, आपने मनोज डे का नाम लिया, तो उसका मोस्टली कंटेंट देखोगे आप कि वो दिखाता है कि वो YouTube में जैसे ये सेटिंग करके मैंने इतने पैसे बना लिए, वो हमेशा ना अमीरी दिखाता है कि मैंने ये चीज करके और ये कार खरीद लिया, आप भी ऐसा करो। तो ये आपको क्या लगता है, क्लिकबेट है या सच में वो उतना? जब कंट्रोवर्सी होता है तब गरीबी दिखाता है वो। भाई उसका कंटेंट है ना, वो कंटेंट है उसका। बात सही बोला है, बात सही अगली बोला बार कॉल इधर आएगी। नहीं भाई, ऑडियंस ही ऐसी है, ऑडियंस चाहती है हमें कोई मिसगाइड करे, हम तो वेले बैठे हैं। मतलब आपको नॉलेज होगा यार, ज्ञान मत दे, ज्ञानी हम बहुत हैं, हमें ज्ञान चाहिए ही नहीं ना। ये कम्युनिटी है वो इंफॉर्मेशन देने वाली बेसिकली, तो ये मतलब गलत इंफॉर्मेशन YouTube इस पे मतलब कुछ एक्शन लेती है या फिर ऐसा कुछ नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है भाई, उसका मान लो किसी का कोई एक्सपीरियंस रहा, उसने बता दिया, अब ये थोड़ी आपके साथ सेम ही होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, अलग अलग एक्सपीरियंस है। मान लो आपने किसी बिजनेसमैन की कहानी सुनी कि यार उसने कुर्सियां बेची, फिर बाद में हवाई जहाज भी बेचने लग गया। अब ऐसा नहीं है कि आपने कुर्सी की दुकान खोली आप भी हवाई जहाज बेचने लग जाओगे, ऐसा तो कोई कंफर्म है ही नहीं ना। उसको कुछ हुआ बता दिया, इसमें क्या है, कोई ऑडियंस सुनना यही चाहती है कि भाई इसके साथ ये हुआ, मसाला चाहिए ऑडियंस को, ऑडियंस को ज्ञान चाहिए नहीं। और ये पहले से रहा ना, बॉलीवुड की जो मूवीज बनती थी ना अमिताभ बच्चन के टाइम में, आज ही फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, हाँ। ये सारी जो चीजें होती थी, वो गरीब से अमीर हो गए, ये सारी चीजें तभी से चलती आ रही है।
आपने बहुत सारे लोगों को देखा यार, मेरे को पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ और बिजली का बिल आते बिल चेक करता आया कितने का, होता ही कार की भाई, माइलेज जब चेक तेरे को करते फर्क ही नहीं पड़ता तो देख ही क्यों रहा है फिर? पेट्रोल आया तो एग्जैक्टली फर्क पड़ता है सब कुछ में। वही। कुछ लोग ऐसे भी हैं सुपर बाइक्स ले लेंगे, उसका उनके पास एक ही कंटेंट रहेगा, क्यूट गर्ल रिएक्शन। हाँ। ये देखा ना क्यूट गर्ल अब तो थोड़ा वो ओल्ड हो गया, पहले चलता था। हाँ, अब तो ये हो गया ना कि किसी ने मेरी निंजा तोड़ दी। और नई नई चीजें आती है ना, ऑडियंस को एक्चुअली क्या है, लोगों को क्या चाहिए, यूट्यूब पे 3 चीज चलती है, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, अच्छा, इन्फॉर्मेशन। मुझे लगा एंटरटेनमेंट। वो फेसबुक पे चलता है, फेसबुक पे सिर्फ एक ही चीज है, एंटरटेनमेंट। लेकिन यूट्यूब पे क्या एजुकेशन भी चलती है, इन्फॉर्मेशन भी चलती है और एंटरटेनमेंट भी चलता है। अब आप देखो भी, आपको अगर लोगों को एंटरटेन करना है तो तगड़ा एंटरटेन करो। मेरे को तो पुनीत सुपरस्टार ही बढ़िया लगता है भाई, मैं एंटरटेन करता हूँ, बात खत्म, मेरा यही कंटेंट है, आप कॉपी भी नहीं कर सकते। तो ठीक है ना भाई, उसका काम है। अब कोई एजुकेशन देना था भाई, ठीक है, मैं एजुकेट कर रहा हूँ लोगों को, कोई इन्फॉर्मेशन मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो अपना अपना कंटेंट है। मैं तो सभी को क्रिएटर समझता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपका बैकग्राउंड पहले जर्नलिज्म का रहा है, तो ऐसा लगता है कि जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, वो यूट्यूब वाले जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे हैं आज की डेट में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले जर्नलिस्ट थे, अभी क्रिएटर बन गए हैं, जैसे शुभांकर मिश्रा वगैरह हैं। तो मीडिया हाउसेस इन लोग से जलते हैं, कुछ ऐसा लगता है? ANI देखो यार, ये तो होगा ही, सिंपल सी बात है, उसमें 2-3 चीजें भाई। क्रिएटर एक तो ज्यादा कमाता है पैसा, इंडिविजुअल लेवल पे कमाता है, और वो फ्रीडम भी है उसको, तो ये सिंपल सी बात है, तो होगा ही होगा यार। अपने ग्रुप में से कोई बंदा आगे निकल जाए और अपन पीछे रहे, तो सिंपल सी बात है, तो ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन क्या क्रिएटर्स पैसे कमा पा रहे हैं? यार तभी तो चल रहे हैं ना जर्नलिस्ट। बट क्रिएटर बहुत पैसा कमा पा रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत पैसा है क्रिएटर। न्यूज चैनल के ऊपर जो अभी न्यूज चैनल वर्सेस यूट्यूब चैनल है, ऐसा लग रहा है कि न्यूज चैनल्स का वैल्यू गिरते जा रहा है सोशल मीडिया के आने से। उसमें क्या हो रहा है कि जो क्रिएटर है ना, वो एक्चुअली फ्री है बिल्कुल, वो कुछ भी बात कर सकता है। न्यूज चैनल पे आप देखोगे, एक है ना, एक सिनेरियो में बात करते हैं लोग कि यार इसी तरह की न्यूज आएगी। वो जो एक्चुअल में न्यूज है, जो वो कहते हैं ना, मीडिया वो 4th पिलर था, जो कि उसे जनता की बात पहुंचानी थी सरकार तक और सरकार की जनता तक, तो वो कहीं फेल होता नजर आ रहा है। आपने देखा होगा, अभी आप देखो ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़े में क्या हुआ था कि भैया हमने ये फोड़ दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमका, वो ये वो कुछ भी कर रहे हैं। कराची घुस गए थे और सारे। एक चीज उसमें ना, जैसे अभी देखो, मैंने न्यूज चैनल देखे बहुत टाइम हो गया, और रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैंने कोई न्यूज चैनल चल रहा था, तो मैं ऐसे ही देख रहा था एयरपोर्ट पे। तो अभी यूट्यूब में कैसा है, देखो, आपका सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि वो वैल्यू गिर रही है, मैं देखता ही नहीं, गिर रही है वैल्यू। नहीं, मेरे को ना यूट्यूब का ज्यादा आदत हो गया, इसके लिए शायद से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कैसा एक अपना एक पैटर्न हो गया, इंट्रो दे दिया, फिर मेन टॉपिक दे दिया, फिर कंक्लूजन पे पहुंच गए हम लोग। न्यूज चैनल चालू कर दिया, एक लाइन का वो हाईलाइट है, वो एक लाइन को 10 बार बोला अलग तरीके से, वो 30 मिनट में। नहीं, 30 मिनट में नहीं, वो पूरे दिन उसी को चलाएंगे घुमा घुमा के। मैं भी न्यूज चैनल नहीं देखता, मैं भी वो यूट्यूब पे देखता हूँ कंटेंट के। लोग न्यूज चैनल बहुत कम देख रहे हैं आजकल। इवन न्यूज चैनल भी अब टीवी पे नहीं देखे जा रहे, वो भी बेचारे यूट्यूब पे चल रहे हैं। वो नहीं, जो एक्चुअल मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो भी लोग यूट्यूब पर ही देख रहे हैं। अब टीवी पर कौन देख रहा है, और टीवी में भी लोग ज्यादातर यूट्यूब ही देख रहे हैं, तो यूट्यूब की रीच है। यूट्यूब ने बहुत अच्छे तरीके से यूजर के अभी पता है यूट्यूब ना बहुत स्मार्ट है, वो बहुत अच्छे अच्छे फीचर लेके आता है। अभी टीवी पर उसने जो एक्सपीरियंस किया यूट्यूब देखने, आपको लगेगा टीवी देख रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस किया है उसने, उस पर काम किया यूट्यूब टीवी। और अभी धीरे धीरे क्या है, वो छटनी भी कर रहा है। जैसे पहले, आज से 6-7 साल पहले जाओगे तो ट्रेंडिंग में क्या था, 5 मुंह का सांप मिला, है ना, ऐसा मिला। कोई एक छोटू करके बच्चा होता था, और वो जीरा और एक पानी होता था, जीरे का पानी और हल्दी, ये मिला के पियो, पेट 2 दिन में खत्म। अब वो सब ट्रेंडिंग में नहीं आता ना, तो फिर धीरे धीरे अभी फिर वल्गर कंटेंट पे भी उसने काफी लगाम लगाई। अभी जो फेक फाइनेंशियल प्रॉमिस करके जो कंटेंट बन रहे हैं अर्निंग वाले, देखो अभी बहुत स्ट्राइक डल रही है ना, तो यूट्यूब धीरे धीरे साफ कर रहा है, वो बढ़िया बढ़िया कंटेंट क्रिएटर को रखना चाहता है। आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि आप बहुत सारे क्रिएटर यूट्यूब पे पहले काम करते थे, अभी वो है ही नहीं, क्योंकि वो जो करते थे वो यूट्यूब ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा, एक और बात थी, जैसे अभी YouTube ग्लोरीफाई हो रहा है, तो उस पे मेरा ये था, जैसे Amazon मिनी टीवी है, अभी वो बहुत सारे YouTube के क्रिएटर को अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहा है, वहाँ कंटेंट बनवा रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या लग रहा है आपको, कुछ कंपटीशन हो सकता है दोनों का, या ऐसा कुछ? नहीं भाई, वो तो मैंने क्या बताया आपको, दोनों का कंटेंट ही अलग है, दोनों ही अलग चीज बना। वहाँ एंटरटेनमेंट चल रहा है, यहाँ पे तो एजुकेशन भी चलेगा ना, वो भी चलेगा। और यूट्यूबर जो है ना, वो एक्चुअली यूट्यूबर है, वो भले वेब सीरीज में चल जाए, फिल्म में चल जाए, वो कंटेंट ही बनाएगा, क्योंकि उसको ना कमेंट वमेंट पढ़ने में मजा आता है क्रिएटर को, तो ये होता है। दूसरा चीज, वो वहां पे 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ का प्रोडक्शन डाल के बना रहा है, और वो चलेगा नहीं चलेगा उस पे क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, सस्ते सेटअप में बन रहा है चीजें, उसको कुछ एग्जैक्ट ऐड भी नहीं करना है, और
मतलब नहीं, ऑडियंस से and- पर्सनल टच भी तो है ना, आपका Entry कमेंट आ रहे barrier पढ़ रहा है, नहीं है। मजा आ रहा है अच्छा उसे। Entry सर, barrier ये कैसे नहीं है। गेज करें, जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मेरा मन हो रहा है। जैसे? मुझे लग रहा है कि जैसे कि कोई कार ले जा करके मैं पहाड़ों में कहीं अलग ही तरह की कुछ वीडियो शूट करूं, मानगढ़ पे चढ़ा लेकिन उसमें खर्चा आएगा, कुछ मोटा खर्चा होगा। है आपके पास? हाँ हाँ, चीजें हैं मेरे पास। अंधा नहीं, पैसा है क्या? मैनेजर पैसा के भी पास मैं अंधा लगा पैसा है। सकता हूँ, हाँ, तो लेकिन लगा। मेरे को अंधा पैसा है भाई के पास। नहीं, मतलब सर मेरा क्वेश्चन जैसे ये था, ये कोई अप्रेजल कंपनी- की जरूरत नहीं अरे, है भाई को। भाई का क्वेश्चन ये होने वाला है कि कोई कंपनी भाई मेरे को इंश्योरेंस कर देगी, कार टूट गई नहीं नहीं सर, तो वो भी नहीं है मेरा। ये कहना है कि मेरे Appraisal पास नहीं पैसा भी करना है। मेरे पास गाड़ी भी है, हाँ। मुझे एकदम कुछ अनोखा आइडिया है जो कि मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं गेज नहीं कर पा रहा हूँ कि ये वाला कंटेंट उतना रिटर्न देगा या नहीं देगा। हाँ, तो ये इंश्योरेंस कैसे ही तो, gauge वही तो बात हो गई, इंश्योरेंस ही चाहिए आपको। तो ऐसा कोई नहीं है भाई, दे भी सकता है, नहीं भी, तो आपका रिस्क है भाई। तो सर वही, जैसे कि क्या इसको गेज करने का कोई तरीका है कि किस तरह का अगर हम करें तो देखो, इसमें चल जरूरी नहीं है जाएगा कि या- आप जो काम करोगे ऑडियंस को पसंद आए। हाँ। पसंद आ गया तो भैया मजा आ जाएगा, नहीं आया तो गया। पर्सनली एक चीज बोलो, हाँ। जो वीडियो पे सबसे कम मेहनत लगाओ ना, जो लगा है नहीं हाँ। चलेगा वही चलता वही है। चल, हाँ हाँ, वही ऐसा चलता हुआ है। है। ये हमेशा। बिल्कुल सही बात है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। वही चला है हमेशा। अच्छा, एक और चीज है क्या मतलब, मेरा एक मानना है कि YouTube पे अगर आप आ रहे हो ना, तो पैसा खर्च मत करो, YouTube से पहले कमाओ, फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा खर्च करो। देखो, कंटेंट क्रिएशन सेम वैसे जैसे बिजनेस शुरू करते हैं ना भाई, नुकसान भी हो सकता है, फायदा रिस्क लेना पड़ेगा, है ना? रिस्क लेना, रिस्क तो है। रिस्क लेना पड़ेगा। वो तो पहाड़ खुद पे का- जाने से कौन रोक रहा और तुमको? भाई, चले हाँ, जाओ। पहाड़ पे जाके गाड़ी तोड़ना रिस्की है यार, चाहे आप क्रिएटर भी नहीं हो फिर भी रिस्क ये है। कौन था वो क्रेजी XYZ? अच्छा, एक और चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये राजस्थान से इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स कैसे निकल रहे हैं? मतलब क्या लगता है कि लोकल जो कम्युनिटी होती है वो हेल्प करती है कुछ? ऐसा नहीं है, राजस्थान मतलब पराक्रमी लोग निकले राजस्थान ये से, तो वही इतिहास बात उठा के हो गई देख कि लो, महाराणा प्रताप जी राजस्थान से। कि भाई ये हमारा भाई है, पूरी छत्तीस ऐसा नहीं है, मैं बिरादरी आपको आके बता सपोर्ट दूं, करो इसको। ऐसा वही नहीं वाली है, बात है। अगर आप देखोगे तो बिहार से भी बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, हाँ, हर जगह से क्रिएटर है, ऐसा कुछ नहीं है, बिहार से बहुत बढ़िया है। चीज बढ़िया है। धर्मेंद्र सर मीम पे ज्यादा फेमस हो गए वो। बिहार से बहुत क्रिएटर है, हर जगह से, यूपी से भी बहुत सारे क्रिएटर हैं। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, मुंबई से भी अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं, मुंबई से ज्यादातर ब्लॉगर्स है ना, इंटरनेशनल ब्लॉगर्स मुंबई से है, और राजस्थान से भी है इंटरनेशनल ब्लॉगर्स, और यूपी से भी काफी कॉल्स आते हैं। इवन साउथ में भी एक अलग ही इंडस्ट्री चल रही है, वो अपने तेलुगु लैंग्वेज में भी बना रहे हैं, अच्छा उनका भी अच्छा चल रहा है, अभी डिमांड है, बहुत सारे ब्रांड कहते हैं हमें तेलुगु क्रिएटर्स पे ही हमें चाहिए भाई स्पॉन्सर, तो सब जगह से निकल रहे हैं क्रिएटर, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो क्रेजी नहीं होता, जैसे क्या बोलते हैं, गाड़ी वाड़ी को दाव देना एकदम पहाड़ पर से, नहीं, एक्सपेरिमेंट यूपी वाले भी कर रहे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सब कर रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे ऐसे। हमारे पास बजट नहीं है। अच्छा, एक ये सवाल बढ़िया कि बजट ना हो तो एक्सपेरिमेंट का चैनल कैसे शुरू करें? तो भाई घर से करो ना, आप केमिकल रिएक्शन के वो करो एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में, जब लोगों को वो पसंद आएगा तो पैसा आएगा, तो तब बड़े बड़े चाय में पेप्सी मिला के पीना। हाँ, मतलब कुछ भी करो इस तरह के। नहीं, पीने में तो हेल्थ खराब हो जाएगी। अच्छा सर, एक हमारे मित्र हैं बहुत ही करीबी, उनका एक चैनल है, भाई मैं कितने अपने बताना दोस्त है चाहता भाई हूँ। तुम्हारे? और उनका एक, जब मैंने बताया कि सर आ रहे हैं, तो उनका एक सवाल था, बहुत ही गंभीर सवाल है कि एक चैनल उनका है जहाँ पर कि कुछ वीडियोस पे अच्छे व्यूज आ जाते हैं और कुछ वीडियोस एकदम लो चली जाती हैं, और ऐसा लगभग 4-5 महीने से वो कर रहे हैं, खूब एफर्ट डाल रहे हैं, ट्रेंडिंग कंटेंट किस टॉपिक, कंटेंट क्या है? लेट्स अच्छा मैं बता ही देता हूँ। या तो ऐसा होगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक चल जाता होगा, एवरग्रीन नहीं चल रहा। ये बात भी उसी के साथ चलेगी। क्वालिटी खूब वो अपन मतलब अच्छे शूट हो रही है, देखो होता हर क्या चीज कर है, रहे हैं। अगर वो ट्रेंडिंग और एवरग्रीन दोनों बना रहे हैं, हाँ। सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, एवरग्रीन नहीं, मतलब उनके पास अभी ऑडियंस बना नहीं है, वो कंटेंट चल रहा है बिकॉज उस कंटेंट की डिमांड है, अभी ऑडियंस नहीं है उनके पास, बेसिकली ये चीज है। अच्छा, एक और चीज है उनको ना, ऑडियंस से कनेक्शन बनाना चाहिए, चाहे वो कमेंट्स का रिप्लाई करे या पिन कमेंट में एक सवाल छोड़ दे कि भाई इसका आंसर दे दो, फिर वहां पे बातचीत करे, थोड़ा पर्सनल टच बनाए ऑडियंस। एवरग्रीन स्टोरी वाली चीजें वो नीचे कर दें और ट्रेंडिंग चीजों को ज्यादा फोकस करें, ताकि जो ऑडियंस वीडियो चल रही है ना, जहाँ पे ऑडियंस आ रही है, वहां पे पर्सनल टच बनाना चाहिए ऑडियंस से, और उसी टाइप का कंटेंट ज्यादा बनाएं। एग्जैक्टली ठीक है। वो चीज है। अच्छा, एक और चीज़ है, लोग कहते हैं ना, जैसे कोविड के पहले वाला जो एरा था, कोविड के टाइम वाला, वहाँ पे जो लॉयल ऑडियंस होती थी वो ज़्यादा होती थी, सब्सक्राइबर्स बेस। अभी क्या है कि शायद लॉयल ऑडियंस उतनी नहीं रही है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हो गए। नहीं, एल्गोरिदम ही चेंज हो गया ना, एल्गोरिदम पहले सब्सक्राइबर को इनिशियली बताता था कि उनका वीडियो है आप देख लो, अब क्या लोगों ने इतना सारा वही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, सबका तो नहीं देख सकते, मेरे भी मोबाइल में 150 चैनल सब्सक्राइब होंगे, तो मैं कैसे देखूंगा 150 चैनल की वीडियोस? मैं तो नहीं देख सकता, मैं तो एक दिन में 5 वीडियो देख सकता हूँ। तो वो चीजें तो एल्गोरिदम ने भी सोचा कि ठीक है, सब्सक्राइब भाड़ में जाए, ऐसा कोई मतलब नहीं है, जो ऑडियंस देख रही है मैं उनको वही दिखाऊंगा, बात करता हूँ। और
अभी आज से 5 साल के बाद अगर मैं आपसे बोलूँगा आपको प्रेडिक्ट करना है खुद को, तो एचआर वाला क्वेश्चन है, बट आप कहाँ पे देख रहे हैं खुद को? देखो हम तो यही है कि कंटेंट क्रिएटर तो रहेंगे ही। अब अगर यूट्यूब रहेगा तो यूट्यूब पे ही रहेंगे, कुछ और आएगा तो उस पर चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात ये कि जैसे जैसे कंटेंट इवॉल्व होगा हम भी अपने कंटेंट को इवॉल्व करेंगे, तभी हम वहाँ बने रहेंगे, वरना हम कहीं भी नहीं देख पाएंगे खुद को अगर नहीं रहेंगे तो। एक और चीज़ है, छोटा सा गेम है, मतलब ट्रूथ एंड डेयर का। एक पिक करना है, क्या पिक करोगे? ट्रुथ कर लेते हैं, ट्रुथ कर लेते हैं। ट्रूथ कर लेते हैं, ठीक है। सही है। पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं फिर सोचेंगे। नहीं ना अरे, नहीं ऐसे ही मजाक में फन है। यूट्यूब से एक्चुअल अर्निंग कितनी आती है? देखो यार अर्निंग ना मेरे को ऐसा लगता है कि अर्निंग ना किसी की एक सीक्रेट रेसिपी होती है, हाँ। जिसको अभी जैसे मेरी वो सीक्रेट रेसिपी है और मजा आ रहा है मेरी फैमिली को, सबको, आपको मजा आ रहा है, और अगर इसके इंग्रेडिएंट बता दिए नहीं मजा खराब हो जाएगा। बाबूजी के सीक्रेट मसाले की तरह। तो ये ना मजा खराब हो जाएगा, पहले। तो मजा खराब नहीं करना चाह रहा मैं। अभी ये कि अच्छी अर्निंग हो रही है, मजा आ रहा है, और मेरे को इतना भी पता है कि अगर मेरे को मेरी अर्निंग और बढ़ानी है तो मुझे क्या करना है ये भी पता है मुझे। तो मैं क्या अपने सुकून से काम, मैं बहुत भाग दौड़ वाला नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस नहीं लेता हूँ जीवन में, ठीक है, ठीक है। बहुत कम स्ट्रेस लेता हूँ। व्हाट इफ मैं एक क्रिएटर हूँ, ठीक है, और मैं आराम से कमा रहा हूँ 25 लाख रुपए एक साल का, ठीक है, तो क्या मेरे ऊपर ये बहुत अच्छे क्रिएटर कहाँ होते 25 लाख कमा रहे हैं got it, we got the answer, ठीक है। नहीं एक साल का 25 लाख करो, बहुत अच्छा क्रिएटर है, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। बस जानने के लिए कि करियर वाइज, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं वो एक साथ में 7-7 8-8 कारें दिखाते हैं, वो भी सारी सुपर कार्स रहती है। उनकी जो वेल्थ है उनके अकॉर्डिंग, यूट्यूब के अकॉर्डिंग भाई 200-250 करोड़ की है, ठीक है, केवल कंटेंट क्रिएट करके। और तो क्या मतलब ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी का कैट में सिलेक्शन हो गया, उसको आई एम अहमदाबाद मिल गया, तो क्या वो अहमदाबाद छोड़ के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? देखो इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं, कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत पैसा है, और अगर मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब लगा वहां भी बहुत पैसा है। दिमाग उसके ऊपर ये है कि वो कैसे कमाएगा। कंटेंट क्रिएशन में तो ये है कि भाई उसको रिस्क लेनी पड़ेगी, वो कमा भी सकता है, नहीं भी कमा सकता, हो सकता है उसकी बहुत अच्छी प्लानिंग हो, लेकिन प्लानिंग है फेल भी होती है, सिंपल सी बात है। जॉब में ये है कि उसको पता रहेगा कि यार मेरे को इतना पैसा तो है ही। दूसरा क्या है कि कंटेंट क्रिएशन में एक स्ट्रेस भी है, हालांकि आजकल जॉब में भी बहुत स्ट्रेस है, पर कंटेंट क्रिएशन में एक अजीब सा स्ट्रेस है। 24 घंटे के हाँ नहीं, इसमें एक ऐसा स्ट्रेस है कि आपको खुद लेना पड़ेगा, अगर आप नहीं लोगे तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। और जॉब में क्या उसको स्ट्रेस मिलेगा ऑलरेडी, मतलब उसको स्ट्रेस क्या लेना है इसका दिमाग नहीं लगाना, ये चीज है। दूसरा कंटेंट क्रिएशन 8 घंटे की जॉब नहीं है, ये 24 घंटे की है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं भी कर रहा हूँ, मैं आइडिया लिखता रहता हूँ, यार ये बनाना है। कई बार रात को नींद नहीं आती, कई बार पूरे घर वाले मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा दोनों बच्चे, मेरी वाइफ सब सो जाते हैं ना, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यार कल मुझे क्या बनाना है, क्योंकि अगर मैं सोचूंगा नहीं ना मुझे नींद नहीं आएगी। तो ऐसा होता है। तो पैसा तो देखो है दोनों जगह। एक चीज और भी है कि जैसे मैं कह दूं यार मैं तो 50 लाख रुपए महीना कमाता हूँ सपोज, तो आपको लगा यार है तो बड़े मजे से अभी आप रिजाइन देंगे, यार यही काम करता हूँ। नहीं, जरूरी नहीं है आप भी 50 लाख पहुंच पाओ। अच्छा पहुंच भी गए तो आपने ये तो पूछा ही नहीं कि मेरे को 9 साल हो गए यहाँ घिसते घिसते, वो घिसने के लिए आप रेडी हो कि नहीं, वो भी तो चीज है ना। आप कल ही थोड़ी ना 50 लाख कमाने लग जाओगे, वो चीज है। तो जब भी मुझे लगता है कि कोई भी काम आप शुरू कर रहे हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएशन है, बिजनेस है, और किसी से खुद को कंपेयर कर रहे हो, तो जब सामने वाले का जो आप कंपेयर करो उसका रिजल्ट है और आपने भी एफर्ट शुरू किया है, कभी भी है ना अपने एफर्ट को सामने वाले के रिजल्ट से कंपेयर मत करो, वरना आपको हमेशा निराशा ही होगी। जब आप उसके एफर्ट से अपने एफर्ट को कंपेयर करने लग जाओगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। सिंपल इसका फॉर्मूला यही है। हमने 9 साल काम किया है, आपको मैं बताता हूं, क्या आप ये जॉब कर रहे हो, इस जॉब को छोड़कर आप घर में सबसे बड़े हो, पिताजी भी नहीं है, आपको ही घर का खर्चा चलाना है। मम्मी वगैरह को किसी को भी आपने घर में बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो सब लोग टेंस हो जाएंगे। अब इस जॉब को आप छोड़कर ऐसा कोई काम कर सकते हो जिसमें ये मालूम नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलो ये रिस्क नहीं है क्या? तो ये रिस्क मैंने ली है, तो तब यहां पहुंचा हूं ना। ये रिस्क लेने के लिए तैयार तो होगा ना बंदा। आप अगर देखो लाइफ रोलर कोस्टर है, तो आपको रोलर कोस्टर में बैठना पसंद है तब जाके होगा, नहीं तो आराम से मस्त जॉब करो ना, क्या दिक्कत है। वो आपके ऊपर है ना। जॉब क्या सुकून वाली चीज है। मैंने 13 साल जॉब भी की है, वो एक सुकून वाली चीज है। खुद का काम चाहे कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन हो, बिजनेस हो, वो रिस्क वाली चीज है। तो आपके ऊपर आप कितना रिस्क टेक करो, सिंपल सी बात है। स्टोरी टेलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक थिएटर आर्टिस्ट हो, ठीक है, आपका तो बढ़िया है भाई, वॉइस मॉड्यूलेशन भी होगा, उसका हर एक चीज़ होगी, एक्टिंग, फेस एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें पता होगी। व्हाट इफ किसी को नहीं पता और वो कंफर्टेबल ही नहीं है कि कैमरे के सामने यार मैं आ ही नहीं सकता हूँ, तो आज के टाइम पे जो फेसलेस वीडियोस रहते हैं जो पहले चलते थे, तो अभी कोई कर सकता है सेम चीज? हाँ,
बल्कि मैं तो कह रहा हूँ यूट्यूब पे आप देखेंगे ज्यादातर जो ज्यादा व्यूज आते हैं वो फेसलेस वीडियो पर ही आते हैं, क्योंकि फेसलेस वीडियो कोई भी देख सकता है, उसमें आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो, वॉइस ओवर दे सकते हो, आपको अच्छा लगेगा तो फेसलेस बनाओ, क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया है। और मोनेटाइजेशन में यूट्यूब कोई ऐसा अगर differentiate नहीं आपका करता। कमेंट्री खुद का है, स्क्रिप्टिंग अपनी है, लग रहा है वो वीडियो ओरिजिनल है, उसमें कोई ह्यूमन टच है, तो डेफिनेटली वो मोनेटाइज होगी। लेकिन आपका सेम टेम्पलेट नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आपने एक टेम्पलेट बना दिया उसमें बस टैक्स चेंज कर रहे हो वही वीडियो बार बार, तो फिर वो मोनेटाइज नहीं होगी। और एक चीज बताता हूँ, फेसलेस वीडियो बनाना टफ है, फेस कैम वीडियो बनाना आसान है। ये कैमरा ओपन किया, मैंने वीडियो बना ली। फेसलेस वीडियो बनाने में आपको फुल एडिटिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ी टफ हो जाएगी आपके लिए। और वॉइस ओवर भी बहुत अच्छा शानदार करना पड़ेगा, और ये आप पे डिपेंड करता है अब आपको फेस पे आना या नहीं आना। यूट्यूबर बनते बनते यूट्यूब कंट्रीब्यूटर कैसे बने, और यूट्यूब कंट्रीब्यूटर होता क्या, क्योंकि बहुत लोगों को एक्चुअली इसका आइडिया नहीं कि डायमंड गोल्ड वगैरह, मतलब जो प्ले बटन है उसके अलावा भी कोई चीज होती है, एक बार जस्ट बता देखिए, देना। पहली बात तो यूट्यूब कंट्रीब्यूटर बनने के लिए आपका यूट्यूबर होना कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीब्यूटर्स हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में, जैसे गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत बढ़िया बताता हूँ, एक ऐप आती है वेयर इज माई ट्रेन, आपको पता है वो गूगल की ही ऐप है ना, लोगों को नहीं। ऐसे गूगल के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, और हर प्रोडक्ट में बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। कंट्रीब्यूटर्स एक प्रोग्राम है गूगल का, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, दुनिया भर के प्रोग्राम है जिनमें कंट्रीब्यूटर्स, किसी में कंट्रीब्यूटर है, किसी में कोई एम्बेसडर है, किसी में कुछ अलग अलग पद है। ये एक इनवाइट ओनली प्रोग्राम था, मेरे को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। 2021 में इंडोनेशिया के एक बंदे थे, उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई अप्रोच किया इसके लिए, तो मैंने पूछा ये क्या चीज़ है, तभी वो बोले कि इंडिया में शुरू हो रहा है, और मैं फर्स्ट कंट्रीब्यूटर था। कंट्रीब्यूटर का काम बेसिकली क्या होता है, हम लोग गूगल की एक ऐसी टीम में होते हैं जहाँ हम एनडीए साइन किए होते हैं, और हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कोई अपडेट आनी है, कोई नया फीचर आना है, वो सब हमको पता होती है। तो वो हमें इनसाइडर है, हम लोग, हमें मालूम है, लेकिन हम जब बताएंगे जब हमें बोला जाएगा। तो हम लोगों की जैसे इवेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, बेसिकली एक तरीके से इसको जर्नलिज्म भी कह सकते हैं कि यूट्यूब, जैसे मैं यूट्यूब मेरा एक प्रोडक्ट है, मैं यूट्यूब में कंट्रीब्यूटर हूँ, तो इसमें क्या है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे गूगल के क्या अलग अलग प्रोडक्ट के फोरम है, जैसे यूट्यूब का भी एक फॉर्म है, वहां पे जाके आप अपने सवाल लिखते हो तो कंट्रीब्यूटर आपको रिप्लाई करता है। ये चीज होती है, इनको बोलते हैं पहला प्रोडक्ट एक्सपर्ट, तो मैं पहले पीई हूँ, प्रोडक्ट एक्सपर्ट। अब क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर भी था, तो मैं वीडियोस भी बनाता था, तो मैं वीडियो कंट्रीब्यूटर भी बन गया, तो मैं एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट प्लस एक वीडियो कंट्रीब्यूटर हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो कोई पॉलिसी आने वाली है यूट्यूब की, और मेरे को उसके बारे में यूट्यूब ट्रेनिंग देगा कि ये पॉलिसी इस तरह काम करेगी, ये करेगी, वो करेगी। अब मेरे को ये जो पॉलिसी है इसको लोगों तक पहुंचाना है, मेरा ये काम है, लोगों की प्रॉब्लम यूट्यूब तक पहुंचानी। तो बेसिकली एक जर्नलिज्म की तरह मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये चीज होती है बस। इसमें ये भी होता है कि जैसे मैं कोई पॉलिसी का वीडियो बना रहा हूँ, अब वो वीडियोस यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल्स वगैरह पे भी जाती है, उनके फोरम पे भी जाती है, ताकि ऑडियंस को पता लगे। तो ये हमारा काम है। हमारे इवेंट्स होते रहते हैं। अभी नेक्स्ट इवेंट जो है, अब तो खैर पब्लिक हो गया तो बता सकता हूँ, अभी अक्टूबर में आयरलैंड में इवेंट है, तो वहां में जाने वाला हूँ। तो इंडिया में ऐसे कितने कंट्रीब्यूटर्स हैं? तो ऐसे में नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है, करीब 150 प्रोडक्ट हैं, और हर प्रोडक्ट में बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। बस इसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम और लास्ट और ये कैसे बढ़ते जाता है ब्रॉन्ज सिल्वर से? हाँ, तो जितना आप सक्रिय रहते हो वहाँ पे काम करना पड़ता है। जैसे फोरम पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, आप कितने लोगों को रिप्लाई करते हो, या आप कितने सारा फीडबैक दे रहे हो, वो कितना इंप्लीमेंट हो रहा है, आप कितना काम कर रहे हो उनके लिए, उस पर ये बढ़ता जाता है। सर, ये जो आपके लेवल्स हैं, जो भी ब्रॉन्ज, प्लैटिनम, गोल्ड, इनके क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं कुछ, या? देखिए, अभी गूगल क्या करता है, हमको कोई पैसा नहीं देता अभी तक, लेकिन हमें पक्स देता है बहुत सारी। एक तो हमारी गूगल के अंदर पहुंच है, एक हमें बहुत सारे पक्स होते हैं। इंटरनेशनल हम इवेंट्स में जाते हैं तो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल्स बहुत होते हैं, वो सब गूगल उठाता है। और आने वाले टाइम में, जैसे अभी मैं लास्ट एक इवेंट में मैंने देखा कि डायमंड के बाद ना सीएम की पोस्ट होती है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी मैनेजर, वहां पे फिर बहुत अच्छी मोटी सैलरी मिलने लग जाती है। तो अब जैसे एक था, मैंने देखा कि एक अभी मैं एक पर्सन से मिला, वो सीएम था लास्ट इवेंट में, वो डायमंड के बाद सीएम अपॉइंट हुआ। तो आने वाले टाइम में हो सकता है हम भी सीएम बने, क्योंकि अभी हम डायमंड पे हैं। ये चीज है। नहीं, लेकिन सर ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरे भी कुछ क्रिएटर जिनको मैनेज करता हूँ, कभी कुछ चैनल का इशू हो जाता है। रिसेंटली हुआ एक्चुअली, मैंने सर को बोला भाई ये इसका चैनल हैक हो गया, 12 आवर्स में वो चैनल वापस आया। बहुत सारी चीजें, हिंदी चैट सपोर्ट नहीं था, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर ने फीडबैक देके हिंदी चैट सपोर्ट भी होना चाहिए, तो उन्होंने स्टार्ट करवाया। अब जैसे स्टार्ट करोगे तो वो वाला मेन चैट सपोर्ट में हिंदी का सपोर्ट नहीं है, उसके लिए एक अलग से लिंक है। जब आप वहां पे जाओगे तो आपको मेरा वीडियो वहां पे मिलेगा, क्योंकि मैंने वो ऑफिशियल वीडियो बनाया है। इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स हैं जो इंप्लीमेंट होते हैं गूगल में, और हमको एक अच्छा है कि कुछ नया
नई नई चीजें हमको पता चलती है, और हम एक तरीके से ना अंदर पिलर्स की तरह काम करते हैं, और इवेंट्स में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स मिलते हैं, उनसे बातें चीतें होती है। डायरेक्ट हमारे यूट्यूब के जो एक्चुअल मैनेजर्स हैं, जो सच में उस प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं, वहां से डायरेक्ट कन्वर्जन होता है हमारा, पूरा एकदम ऐसे बात होती है कि वो कोई हमें प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमें Q&A कर सकते हैं कि हमें ताकि हमें अच्छी नॉलेज मिले। तो बस ये भी है कि हम अपने चैनल पे एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक जेन्युइन जानकारी दे सकते हैं, ये चीज़ भी हमें बेनिफिट मिलती है इससे। ओवरऑल अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ, तो यूट्यूब ने मतलब यूट्यूब कितना फ्लैक्चुएट हुआ है, व्हाट डू यू थिंक, कि इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन? क्योंकि एक टाइम था ना, जैसे जब रियल चीज़ें ज़्यादा चलती थी, रियल जैसे एक टाइम था जब की रंजीत वगैरह आते थे, वो टेक पे प्रॉपर बात करते थे, है ना, उनका रहता था कि पहले यार ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। एजुकेशन में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई, अनअकैडमी, स्टडी IQ ऐसे चैनल करके। अभी ना कुछ मैं देख रहा हूँ ना, सारा एंटरटेनमेंट की तरफ कहीं ना कहीं जा रहा है। जैसे UPSC वाले चैनल्स जितने भी हैं, अगर अपना थंबनेल भी क्रिएट करें ना, तो उसमें आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे ट्रम्प को दिखा दिया भाई वो सच में लॉन्चर लेकर कैसे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि पहले यूट्यूब जब इनिशियल लेवल पे आया था ना, तो लोगों ने भी इससे सीखने का ट्राई किया, सीखते थे लोग। फिर लोग क्या करते थे कि एंटरटेनमेंट के लिए कहीं और जाते थे, इंस्टाग्राम पे चले गए, फेसबुक पे चले गए। यूट्यूब को भी ये चीज़ समझ में आई कि एंटरटेनमेंट की भी एक ऑडियंस है, और वो एंटरटेनमेंट चाहती है। यूट्यूब पे बंदा क्या करेगा भाई, जॉब से आया वो यूट्यूब खोलेगा, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ये चीज़ें सबको समझ में आती है। तो उन्होंने फिर एंटरटेनमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दिया, और एंटरटेनमेंट को लोगों ने भी हाथों आती है, लोग ज़्यादा देखने लगे। तो जो चीज़ ज़्यादा देखी जाएगी वही चीज़ चलेगी। और है ना, कोई चीज़ होती है ना, कभी किसी जैसे 90s की फिल्में आज पसंद नहीं है लोगों को, आज चीज़ें बदल गई हैं, तो वो धीरे धीरे एरा चेंज होता ही है, वो हर जगह होता है। इवन आप जैसे आपने चलो बॉलीवुड से जोड़ दिया यूट्यूब को, मैं आपको एक चेता हूँ, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो निर्जीव है चाहे वो सजीव है, उनकी 4 ही स्टेज होती है। पहले वो बोर्न होती है, यानी पैदा होती है, फिर धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगती है, फिर वो मैच्योर हो जाती है, और फिर वो खत्म हो जाती है। तो बस ऐसे ही पूरी दुनिया चल रही है। और कंटेंट इन जनरल में ना 2016-2018 में एक नया जॉनरा ही आ गया था, उसको बोलते थे इंफोटेनमेंट। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो बेसिकली लोग ज्ञान दे रहे हैं और उसमें और अभी एंटरटेन इंफोटेनमेंट करके ही चलता है। बेस्ट। अगर आप और नॉलेज दोगे तो लोग कहेंगे यार हम ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, बोर इंफोटेनमेंट ही चलता है। एक ही इंटरनल क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है, जैसे आप इतने बड़े कंट्रीब्यूटर हो यूट्यूब में, तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है यूट्यूब को बैकएंड से या नहीं, इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली? देखिए बिल्कुल ये पब्लिकली है, कोई इशू नहीं है इसमें। कोई भी प्लेटफॉर्म हो जिस कंट्री में काम कर रहा है, तो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी उसे माननी पड़ेगी। तो अगर गवर्नमेंट किसी चैनल को रिपोर्ट करती है कि ये जो चैनल है ये रिमूव होना चाहिए, उसके पीछे कुछ वैलिड रीजन भी बताती है, तो डेफिनेटली यूट्यूब उसे रिमूव करता है। अच्छा सर, जैसे एक ऐसे जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है कि जैसे चाइना में देखें हम तो गूगल के बहुत सारे एप्लीकेशंस या फिर बाहर का सोशल मीडिया वगैरह भी वो नहीं चलने देते, अपना खुद का उन्होंने चीज़ें बना रखा है। तो क्या ऐसा हर देश को करना चाहिए, मतलब इंडिया में भी कुछ ऐसे हाँ देखो, आप कोई कह दे कि भैया डिजिटल इंडिया हो गया है, तो वही बात है ना कि डिजिटल इंडिया कहाँ हो गया, हम तो यूज करना सीखे हैं, बनाया तो कुछ है नहीं। तो चाइना ने बनाया है तो वो डिजिटल चाइना है, तो बिल्कुल हर देश को करना चाहिए, इससे प्राइवेसी भी रहेगी, अपने सर्वर पर चीजें होंगी, वो चीजें करना। लेकिन फिर उसका एक ड्रॉबैक भी तो हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरी गवर्नमेंट है और इनकी गवर्नमेंट है। अब मेरी गवर्नमेंट अभी है, तो मैंने क्या किया, यूट्यूब को, या जो भी मेरा है, यूट्यूब है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रीडम है, वो बाहर का है, तो वो सबको सारे ही कंटेंट एक हिसाब से बराबर बराबर दे रहा है। बट एग्जांपल के लिए मैं लेफ्ट विंग हूँ या राइट विंग है, मेरी गवर्नमेंट है, मेरी एप्लीकेशन है, तो मैं यूजर को मैनिपुलेट भी तो कर सकता हूँ कि मैं खाली लेफ्ट विंग वाले कंटेंट को। तो आपको क्या लगता है कि अभी मैनिपुलेट नहीं हो करते? अभी भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या स्पॉन्सरशिप नहीं देती? देती है, बहुत सारे क्रिएटर्स को स्पॉन्सरशिप देती है। और अब तो पब्लिकली उन्होंने बोल दिया ना, अभी जैसे कांग्रेस ने भी किया था, अभी राजस्थान में बीजेपी ने भी किया था कि हमारे लिए कंटेंट में आपको पैसा देंगे, मुझे भी बुलाया गया था, मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं बनाऊंगा। तो पब्लिकली है ना भाई, उसमें क्या है? ठीक, वो तो एक चीज हो गई ना। एक ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे क्रिएटर है, आप इनके क्रिएटर हो, ठीक है, मैं आपकी रीच डाउन करा के इनकी रीच हाई करा दूं बैकएंड में। हाँ भाई, हो तो कुछ भी सकता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट या आपके, तो आप तो राजा हो, फिर कुछ भी कर सकते हो। आप रीच क्या उनको भी डाउन करा सकते हो, ये तो कोई बात ही नहीं होगी। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही है ना, इसमें क्या है? तो और एक चीज खुद का मेरे को भी पर्सनली लगता है कि सोशल मीडिया होना जरूरी है, बिकॉज रशिया और यूक्रेन का जब वॉर चालू हुआ था, जब सैंक्शंस लगे थे, तब जितने भी अमेरिकन कंपनीज थी वो छोड़ के चले गए, इंक्लूडिंग आपका यूट्यूब वगैरह। ये तो वो दूसरे कंट्री को एक पावर देना कि भाई कुछ भी हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो सब बंद कर देंगे, तो वो प्रॉब्लमेटिक लगता है चीजें। बट और एक चीज वो भी है कि इंडिया में कोई अब तक सक्सेसफुल हो नहीं पाया।
हाँ मतलब बहुत लोगों ने ट्राई तो नहीं किया। इसको है ना गवर्नमेंट फ्री भी कर सकती है, वो चलो मजाक की बात थी, वैसे तो गवर्नमेंट पावर होती है कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर अपना सोशल मीडिया लाना चाहे तो उसके लिए एक अलग कमेटी भी बना सकती है जो उसको मैनेज करे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कर सकती हो, तो उसको अभी- फ्री भी रखा जा सकता है। जैसे अभी बहुत सारी ना कंट्रोवर्सी होती रहती है, तो हम लोग ये नहीं समझ पाते यार साथ किसका देना है, गवर्नमेंट का देना है, क्रिएटर का साथ देना अपना है, अपना तो अपना अपना भी तो बुद्धि लगाना है ना भाई। नहीं बट एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपको क्या लगता है अभी इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा रूल बन जाए कि जो ब्रिज है ना वो फिल हो जाए, जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट था, बहुत सारे क्रिएटर्स उसके पहले आते थे, वो कुछ भी बोल के चले जाते थे, रोस्टिंग कल्चर वी ऑल नो ना कि कैरी बिनाती वगैरह का कैसा रहता था। इंडियाज गॉट टैलेंट आया, अभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि वो शायद कोई फिक्स रूल नहीं था कि आप ये लैंग्वेज ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं यूज कर सकते हो, तो आपको क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये आ देखो जाए? रूल तो जब भी बनेगा जब कुछ चीजें होंगी तभी उसके लिए रूल लगाए, जैसे क्रिप्टो के लिए भी कोई रूल नहीं था, फिर धीरे धीरे वो चीजें होने लगी, तो जब चीजें होंगी तभी तो रूल बनेगा ना, पहले से कोई रूल कैसे बना देगा। और सही चीज है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी भी नहीं होनी चाहिए, अगर लगता है कि समाज में इससे बेकार हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जा सकती है, ऐसा भी नहीं है। और एक चीज उसमें कि रूल्स बन रही है, जैसे आप देखो लाइक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का हो गया, फिर अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको वो हैशटैग ऐड या फिर ये डालना पड़ेगा, वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही वो important अलग है, चीज हाँ, है, वो है important। बट बन रही है रूल्स आई फील समवेयर। बाकी देखो एक चीज बता दूं, ऑडियंस का सीन ऐसा होता है ना कि जो लोग ट्रोल करते हैं कि अरे क्रिएटर तो गाली देता है, वो पहले उसको देखते हैं, उन्होंने देखा है तभी तो ट्रोल किया है, उन्होंने देखा नहीं होता तो ट्रोल कैसे करते हैं। हाँ ये भी एक चीज होती हाँ, है, वो ऐसा तो बाद ये में क्या hit करता ऑडियंस है, दोनों ऐसा तरफ ही का मजा लेती है कि यार ये आदमी तो गाली देके भी हिट हो रहा है, इसको पैसा मिल रहा है, अब वो गाली देने की हिम्मत नहीं है उसी बंदे की, तो कम से कम इसको ट्रोल ही करूं, ये चीज है। तो मैं ऐसा नहीं मानता, कंटेंट तो हर तरह का बनता है, डिपेंड करता है कि भाई ऑडियंस उसको कैसे लेती है, ऐसा नहीं है हर तरह की चीजें ऑडियंस हर तरह। मैं तो कहता हूं जो भी ट्रोल कर रहे हैं उन्होंने पहले वो कंटेंट देखा है, अगर नहीं देखा होता तो ट्रोल ही नहीं करते। मोस्टली अभी ना जैसा हो रहा है कि जितने भी लोग हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि ये लोग जो पीछे भी बैठे हैं स्क्रीन के पीछे, अरे मतलब कैमरे के पीछे बैठे भाई, तो एक होता है ना कि क्रिएटिव, ये सारे क्रिएटिव लोग हैं काफ़ी ज़्यादा, तो एक क्रिएटिविटी एंजाइटी होती है। तो आपका 9 साल का करियर है, अगर आप जैसे फेस तो किया होगा कभी ना कभी, ठीक है, और बहुत गंदा किया होगा ये भी मुझे पता है, तो इससे डील कैसे करना होता है? देखो मेरा एक सिस्टम है, मैंने एक और शौक पाला ना घूमने का, तो मुझे जब लगता है कि बहुत हो गया मैं छोड़ छाड़ के सब फॉरेन चला जाता हूँ। अब फॉरेन में ना तो मेरा फोन पे वो प्रॉब्लम कि किसी का फोन आएगा, कोई मुझे परेशान करेगा, मैं मस्त घूमता हूँ, फ्रेश अप होके आता हूँ, फिर बात करता हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं लाइफ में कभी फंस जाता हूँ किसी काम में, मुझे लगता है कि अब ये देखो चीजें क्या होती है, मेरा एक सिद्धांत है जो मेरे कंट्रोल में है मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मैं सोचने के बजाय खुद अपने घूमने जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश अप होता हूँ। मुझे लगता है कि यार जैसे आप मान लो मेरी बुराई कर रहे हो किसी के सामने, अब आप में मेरा कंट्रोल थोड़ी है, तो मैं आपके बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं उसी बारे में सोचूंगा जब मेरा कंट्रोल है, खत्म कहानी। इसलिए मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ। मतलब जैसे अच्छा इससे एक और चीज़ आती है, जैसे नए नए जब यूट्यूबर बनते हैं ना, तो वो व्यूज़ देखने वाली आदत बहुत रहती है, और उससे एंजाइटी होती है कि यार ये कंटेंट बनाया था मेहनत से, अभी क्या हो रहा है कि यार व्यूज़ नहीं आ रहा है इस पे, तो होनी तो चाहिए, वो होगी तो आपके अंदर वो गर्ज आएगी कि यार मेरे को व्यूज आए, वो तो होनी चाहिए, वही तो स्ट्रगल है, वही स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर भैया लाखों करोड़ों कमा रहा है, वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसने वो स्ट्रगल जिया है। और एक बात बता दूं, मेंटली जो पेन होता है ना वो फिजिकल पेन से ज्यादा दुखदाई होता है। आप जैसे फॉरेन जाते हो, ठीक है, तो आप वहाँ का कुछ बताओ जो मतलब आपको बहुत ज्यादा फ्रेशन अप कर देता है, फिर उसके बाद आप इंडिया के रिचार्ज होकर काम करते हो। नेपाल फॉरेन में आता है? ये बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है। मैं नेपाल अफोर्ड कर सकता हूँ अभी। नहीं, अब अभी जोक हो गया नेपाल भी था, आप जा सकते हो, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कल्चर अलग है, पर आपको लगेगा कि हाँ मैं मतलब इंडिया के एक पार्ट में घूम रहा हूँ। बाकी ऐसे जाओ अलग अलग कंट्री में, से वियतनाम जाओ, वहाँ पे वियतनाम में भी विलेज में जाओ कि वहाँ कोई इंग्लिश भी नहीं समझ रहा है, अब आपको बात करनी है। मैं फंस गया एक जगह, मैंने कहा ब्रेड, अब ब्रेड समझते नहीं क्या होती है, मैंने ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके उनको समझाया कि ये होती है, वो फिर भी उनको समझ में नहीं आ रही, उस समय बड़ा मजा है। तो मैं क्या चीजें एक्सप्लोर करता हूँ। दूसरा क्या, मैं नेचर के साथ जुड़ा हुआ बंदा हूँ। तो मैंने आपने एक चीज देखी कि जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं उनकी लाइफ में बहुत भागदौड़ होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, उनको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब क्या है, ये स्ट्रेस का ही तो है। और जो विलेज में रहते हैं ना बड़े सुकून में रहते हैं। विलेज का मतलब क्या है, नेचर। आज यूरोप क्यों पसंद है लोगों को, यूरोप में क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो नहीं है, बहुत तो डेवलप क्या है, वहाँ पे नेचर बहुत अच्छा है,
तो मैं क्या नेचर से थोड़ा कनेक्ट होता हूँ। तो या तो मैं आइलैंड्स वगैरह पे जाता हूँ, बीचेस वगैरह भी ऐसा देखता हूँ कि बिल्कुल एकदम शांत बीच है, या मैं पहाड़ों पे चला गया, मैं नेचर से कनेक्ट हूँ। जब आप नेचर से कनेक्ट होते हो और आपका फोन बंद रहता है, अच्छा अगर आपका फोन चालू है तो आप नेचर में हो, भाई साहब आप फ्री नहीं हो। अब फोन बंद करके रूम में रख के फिर आप जब नेचर के साथ बैठते हो तो आप रिचार्ज हो जाते हो। एक और चीज़ है, जैसे जब नए नए यूट्यूबर बनते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं, फेम का कभी वो भूत चढ़ा है कि भाई अभी तो 2 मिलियन हो गए, अब सब जानते हैं मुझे। देखो यार, तो एक्चुअल में क्या है, फेम का भूत चढ़ता है लोगों को, उनको जो सच में उनको पहली बार। अब मैं तो भाई मैं कब से स्टेज कर रहा हूँ, 19 साल तो मैंने थिएटर ही किया। मैं तो 10,000 लोग ऐसे 5,000 लोग बैठे, मैं स्टेज पर एक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि। और दूसरी बात क्या है, हमारे एक गुरुजी थे, उन्होंने एक बात सिखाई थी मेरे को थिएटर में, मैं उनकी बात हमेशा याद रखता हूँ कि देखो जब तुम थिएटर में आ गए या पब्लिक में आ गए, जैसा भी कंटेंट के पब्लिक में, अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आपको हर कोई जज करेगा, आपको वो भी जज करेगा जिसको नॉलेज होगी, जिसको नहीं है वो भी जज करेगा। अब काम रहो, अगर आप भड़क गए ना, इसको मौका मिल जाएगा लोगों को, फिर वो आपको कैसे भी यूज करेंगे। तो जब आप, तो इसलिए हम थोड़ा काम रहते हैं। मेरे को ऐसा कोई फेम वेम का आपने देखा ही नहीं होगा, मेरे पास ऐसा कुछ फेम वेम कुछ नहीं देखा होगा। बल्कि मैंने तो अभी 4 मंजिल का घर बनाया है, बनाए हुए 10 महीने हो गए, मैंने अभी तक अपना वो हाउस टूर भी नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला। मेरे को ये सब ये भौतिक सुख ज्यादा पसंद नहीं है। एक चीज तो अच्छी लगती होगी ना कि फेम है तो लोग जानते हैं, तो एक अच्छी फीलिंग तो अच्छी लगती है, पर एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक आर्टिस्ट हूँ, तो आर्टिस्ट को पता है कि मेरी मंजिल यही होने वाली है। मतलब कुछ नया नहीं है कि बहुत कुछ ऐसा बदल दिया, तो वो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब पहले से अंडरस्टूड है ये चीज कि यार मैं तो आर्टिस्ट हूँ बचपन से ही, तो हमारे गुरु ने सिखाया है कि आप तो ऐसा ही होगा आपके साथ, तो कि कोई सेल्फी लेगा, कोई कुछ करेगा। चलो अब मैं यूट्यूब में आकर, यूट्यूब में नहीं आता तो मैं उस लाइन में भी आगे बढ़ता, तो हमारा तो मतलब वही है। तो ऐसा कुछ मेरे ऊपर कभी ऐसा नहीं आया कि यार मैं तो बहुत पॉपुलर हो गया यार, ऐसा कुछ मेरे को तो आज तक कभी आया नहीं। सर टेक्निकल आपने देखा भी नहीं होगा कभी किसी वीडियो में या कहीं भी, मैं बहुत सिंपल रहने वाला बंदा हूँ। सर मैं ये कह रहा था कि टेक्निकल योगी एक तरह से आपका ब्रांड नेम है। बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, जिनको आपके निजी जीवन और असली नाम के बारे में नहीं पता होगा। हाँ, वो मेरा तो नाम अभी ऐसा वो कोलगेट और टूथपेस्ट वाला सीन हो गया है। मतलब अभी है ना स्टेज पे लोग कहते हैं हाँ जी टेक्निकल, भाई मैं टेक्निकल योगी से नाम से वो बुला लेते तो हैं। वही सर मैं चाहूंगा एक छोटा सा आप बताएं कि आपका एक्चुअल जो नाम है वो क्या है। देखो मेरा ओरिजिनल नाम है योगेंद्र सैनी, पर क्या योगेंद्र एक बड़ा नेम था, तो मम्मी मेरे को योगी कहती थी शुरू से ही, तो लोग योगी कहने लग गए। और पहले मैं गुरुकुल में पढ़ा हुआ, मैंने योग वगैरह भी किया, मैं गुरुकुल का स्टूडेंट रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा योगी योगी क्या करे, तो मैंने टेक्निकल योगी रख लिया। मतलब मैंने इस नाम को रखने में कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, उस टाइम टेक्निकल चल रहा था तो मैंने भी रख दिया, तो ऐसा था। वैसे मेरा ओरिजिनल नाम योगेंद्र सैनी है। योगेंद्र सैनी। और योगी जी की लाइफ में और योगेंद्र सैनी जी का जो निजी जीवन है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? किस तरह से आप निजी जीवन में डे टू डे आपका? तो देखो मेरा एक सिद्धांत है कि मैं ना शुरू से दिल के मामलों में दिमाग नहीं लगाता और दिमाग के मामलों में दिल नहीं लगाता, मेरा सिद्धांत यही है। तो मैं क्या है अपनी फैमिली को और अपने काम को दोनों को सेपरेट रखता हूँ। मैं उनको भी उतना ही टाइम देता हूँ और अपने काम को भी उतना ही टाइम देता हूँ। हालांकि मेरे लिए बड़ा टिपिकल होता है क्योंकि मेरा शुरू से जो काम रहा वो घर में ही रहा। मैंने घर में शुरू से स्टूडियो, आज भी मेरा घर है उसके बेसमेंट में पूरा स्टूडियो बनाया है। तो मैंने फिक्स कर रखा है कि भाई मेरा जब मैं सुबह जब मैं जाता हूँ स्टूडियो में और शाम तक मैं काम करता हूँ, मेरी फैमिली का कोई मेंबर नहीं आएगा। अगर बहुत इमरजेंसी तो कॉल करके वो एंटर होएगा, सिंपल। और जब मैं अपने ऊपर घर पे जाऊंगा तो मेरे को स्टूडियो का स्ट्रेस खत्म। ऐसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करता हूँ, इसलिए मैं मस्त रहता हूँ। अगर मेरे को किसी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे, मैं आके अपनी पत्नी से कह रहा हूँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो पता है अब एक तो वो प्रॉब्लम थी, एक और प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, तो मैं इसको दूर रखता हूँ हमेशा। एक क्वेश्चन है कि आप थिएटर करते थे तो कभी सोचा नहीं कि मुंबई में जाके हीरो बनने? बिल्कुल बिल्कुल सोचा सर, लेकिन इसमें क्या था, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मैं 13-14 साल का था और मैं घर में सबसे बड़ा था और बहुत पुअर फैमिली से था। तो मेरे पास 2 चीजें थी, या तो मैं मम्मी को छोड़ के अपने सपने पूरे करता या मम्मी के साथ रह के कुछ करता। तो बस ऊपर वाले ने सुनी, आज मैं मम्मी के साथ रहता हूँ और काफी हद तक सही कर रहा हूँ। और अच्छा, मेरे बहुत सारे दोस्त मुंबई में ऑलरेडी हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, वो उस टाइम गए थे। तो जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूँ, मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। सर एक लास्ट क्वेश्चन, पीपल लाइक अस जो कभी थिएटर नहीं किया, जैसे आप बोले हो कि आपका डेस्टिनी आपको पता था थिएटर के बाद फेम मिलेगा, ये सब मिलेगा, एंड पीपल लाइक अस जिसको ये नहीं पता है कि हमारा डेस्टिनी क्या है, और हम लोग को जब ये फेम मिलता है तो हम लोग इस चीज को कैसे डील करें? देखो अगर आपको फेम मिलता है ना, ये बहुत सौभाग्य है आपका, और इसको आपको लगना चाहिए कि हाँ आपको फेम मिला है। मगर यार ये ना अपने आप में गर्व करने वाली बात है, घमंड करने वाली बात नहीं है।
और हाँ, गर्व में देखो, एक होता है स्वाभिमान, एक होता है अभिमान, इन दोनों में एक थिन लाइन है। अगर आप घमंड करोगे ना, तो जिन लोगों से आपको फेम मिला ना, वही लोग आपको हेट करने लग जाएंगे, और अगर आप इस पे गर्व करोगे तो वो लोग भी आप पे गर्व करेंगे। तो बस हल्का सा ही तो फर्क है, इसको आप ऐसे घमंड मत दो, इसे अपनी एक अचीवमेंट समझो, पर इसका मतलब ये भी मत समझो कि बाकी जो लोग हैं कुछ नहीं है, कल उनको भी फेम मिल सकता है। सिंपल सी बात है। तो स्वाभिमानी तो बनो, अभिमानी मत बनो, सिंपल। स्वाभिमानी मैं भी बहुत हूं, लेकिन मैं अभिमानी नहीं हूं, बस यही चीज आपको अलग करती है। क्योंकि अगर वो, क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज है, वो कुछ भी खत्म कर सकती है, और स्वाभिमानी आप हो ना, तो आप हमेशा रहोगे लोगों के लिए भी। जैसे आज भी मेरे पास, जैसे मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता जल्दी से, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मेरा बिजनेस ईमेल आईडी है, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे मिल जाता है तो मैं उससे ऐसे बात करता हूँ, वो बहुत देर तक सोचता है कि यार आप ही हो क्या टेक्निकली। हाँ, मैं ही हूँ। तो ठीक, मुझे लगता है कि मेरे से कोई मिल रहा है, मैं लोगों को क्रिएटर बना रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, मेरा तो काम ही यही है कि फेमस क्रिएटर बने, और ये कल बनेगा भी। तो आज अगर मैं इससे उस घमंड में बात करूंगा, तो कल ये भी तो बड़ा बनेगा ना। तो मेरा तो मतलब मोटो ही वही है कि ये बने बड़ा, मेरा काम ही वही है। तो इस तरीके से ना क्रिएटर क्या, ऐसे टीचर वाला फील आता है, तो ऐसा मेरे को कभी नहीं हुआ। वैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको फेम मिला, आपको कुछ मिला जीवन में, उसका स्वाभिमानी बनो, उस पर आपको प्राउड होना चाहिए, लेकिन उसको सामने वाले पे मत थोपो, वो सही नहीं है। कदर करो और हाँ। अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो। एग्जैक्टली। थैंक यू सर। एक मेरा में था ये, जैसे अभी आपने बताया कि जब आप एक बड़े हो जाते हो, आप लोग आपको जानने लगते हैं, तो एक चीज हमने मतलब हमेशा सुनी है कि हर एक चीज में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो उस वे में जैसे मैं बड़ा हो गया, मुझे कोई हेट कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में तो हो सकता है ना कि मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ, तो हम उस गलती को कैसे फाइंड करें और किसका एडवाइस लें? देखो, मैंने जैसा आपको बताया कि जब आप पब्लिक में हो तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, तो फीडबैक आपको दोनों तरह के मिलेंगे। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ नापसंद करेंगे, और ऐसा होता भी है। अगर आपको लगता है कि कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, तो आप उसको ले लीजिए और अपने आप को उसको सोचिए कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। और आपको लगता है कि यार कुछ ऐसा फीडबैक नहीं है, सच में बंदा हेट करने के लिए कर रहा है, तो ठीक है, उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि वो है कि नीत्शे ने एक बात कही थी, एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए थे, मैं फिलोसफी से हूं, तो उन्होंने कहा था कि यार बाजार की मक्खियां गुड़ पे आएगी, सिंपल बात है। यहाँ पे हम वो कैटेगरी भी डिवाइड करेंगे कि मतलब जो फीडबैक हमें दिया है, हमें उसे भी देखना पड़ेगा कि वो खुद क्या कर रहा है। अगर वो हमारे आसपास से कुछ कर रहा है, इतना दिमाग मत लगाओ, आप फिर स्ट्रेस में जा रहे हो। आप ये देखो कि ये फीडबैक, अगर आपको लगता है कि ये फीडबैक से मैं और इंप्रूव कर सकता हूं, ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, तो करो, अदरवाइज छोड़ दो। क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो अपना काम करना बंद कर देंगे तो आपका एंगेजमेंट ही खत्म हो जाएगा ना। हमको तो चाहिए ही वही। एक चीज ऐसा कभी हुआ है कि पहले की, जैसे कि हम किसी योग्य है कि हाँ ये बंदा कर सकता है, जैसे हमें पता है कि हम कर सकते हैं, पर सामने वाले ने समझा नहीं, पर आज के टाइम पे वो बंदा देख रहा है तो ऐसा कि भाई इसको तो जरूर बताऊंगा कि 2026 में यार ये है ना, मेरा एक्सपीरियंस रियल लाइफ में रहा है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि क्या, देख मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। जैसे मैं बिल्कुल लो लेवल पे हूँ, एक और बंदा भी लो लेवल पे है, दोनों साथ है। मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा बन सकता हूँ, उसको लगता है तू साले कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे उस लेवल पे वहां पे लग रहा है कि मैं जब बड़ा बनूंगा इसको बताऊंगा। मैं डेफिनेटली बताऊंगा, जब आप बड़े बनोगे ना, आपके दिमाग से ख्याल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए वैल्यू नहीं रखता। तो सिंपल सी है। हाँ, जब आप बोला उसको प्रूव करने का क्या मैटर है, और अगर आप अभी भी चाहते हो उसको प्रूव करो, बड़े बने नहीं हो दोस्त। इतनी सारी कन्वर्सेशन के बाद में एक फाइनल रैपिड फायर राउंड है। हम कुछ यूट्यूबर्स के नाम बताएंगे, आपको ऑप्शंस उसमें से सेलेक्ट करना है कि आप उनको क्या चीज देना चाहते हो। ऑप्शंस 3 रहने वाले हैं। पहला रहेगा नो कमेंट्स, और दूसरा रहने वाला है ओकेइश, और तीसरा रहने वाला है ग्रेट या सुपर्ब, जो भी आप उनको प्रेज करते हैं बेसिकली। ओके, देखो नो कमेंट्स वाला ऑप्शन है सबसे खराब होता है। ये तो कभी यूज ही नहीं करना चाहिए, इससे सामने वाला समझ जाता है कि ये क्या कहने वाला था। ठीक है। पहले जो सबसे बड़े यूट्यूबर है वो है राहुल गांधी। ओके, तो उनके बारे में कुछ कहना है ना। 3 वर्ड में से कोई एक सेलेक्ट करना है। ओकेश, नो कमेंट्स या राहुल गांधी सुपर। ओकेश है, नो ओकेश, प्रॉब्लम। ठीक मैं है। उनके बारे में ज्यादा अभी मैंने कुछ मैं क्या थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ, तो मैं उनको भी सुन लेता हूँ, मोदी जी को भी सुन लेता हूँ, योगी जी को भी सुन लेता हूँ। मतलब मेरा ऐसा कोई कट्टर नहीं हूँ, मैं यही बंदे के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे हिसाब से ओकेश अच्छे नेता है। मनोज डे रिलेटेबल है, अपना जैसा ही भाई है। तीनों में से क्या? हाँ, तो रिलेटेबल है ना। सुपर सुपर या ओकेश या नो कमेंट्स?
मेरे हिसाब से रिलेटेबल ज्यादा उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग उससे ना रिलेट ही करते हैं। वो काफी नीचे से ऊपर उठ के आया है और मैं भी उसी लाइन से हूँ, मैं भी ऐसे ही नीचे से ऊपर उठ के आया, तो हम एक दूसरे से भी बहुत रिलेटेबल है। यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ चुका है रिलेटेबल का। और टेक्निकल गुरुजी? झकास, बिकॉज वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ट्रैवल करना वो मेरा पसंद है। फिर टैग, और एक बात है चाहे भले लोग कहे ना कहे, बहुत सारे टैग क्रिएटर ना उनको देख के टैग क्रिएटर बने, ये एक सच्चाई है। हाँ, तो वो झकास है। ज्ञान थेरेपी हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, तब वो बिल्कुल एकदम, मतलब अब तो उनका चेहरा सब चेंज हो गया, तब से जानता हूँ हार्ड वर्किंग है। और एक लास्ट में आते हैं गगन चौधरी। गगन चौधरी जी को कंटेंट मैंने एक दो बार ही देखा है, मैं कहूँगा वो जेन्युइन है, जेन्युइन है, वो अच्छे बंदे हैं। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, उनके बारे में बातचीत करी है मैंने, मेरे एक मित्र हैं अमित खरे जी से, उनके मित्र हैं वो। हाँ। और उनके वीडियोस मैंने कई बार देखे जब मेरे को कार वार खरीदी तो मैं जेन्युइन बोलूँगा उनके लिए, वो काफी जेन्युइन पर्सन है। माय स्मार्ट सपोर्ट, माई स्मार्ट सपोर्ट यार मस्त बंदे, मतलब दिल के तो बढ़िया बंदे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है। मैं उनसे कई बार मिला हूँ और मतलब बड़े भाई वाला सीन है हमारा, तो मतलब अच्छे बंदे, बहुत प्यारे बंदे। और वो है ना बहुत, मतलब वो है ना बहुत ऐसा ना होता ना, एक क्या बोलते हैं उसको, इनोसेंट टाइप बंदे हैं वो। सो गाइज, द पॉडकास्ट के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको? क्या आपकी हेल्प हुई? योगी सर से आपके कौन कौन से डाउट्स थे जो कि आज क्लियर हो गए हैं, ये हमें भी जरूर आप कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसे ही ब्यूटीफुल कंटेंट को देखते रहने के लिए हार्ड वायर को सब्सक्राइब करिए। और आपके जितने भी नोन में बडिंग क्रिएटर्स हैं जो कि यूट्यूब पे आना चाहते हैं, उनको एक यहाँ पे क्रैश कोर्स हमने यहाँ पे इस वीडियो में लगभग करा दिया है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और ये वाला क्रैश कोर्स बाय द वे फ्री था, तो कोई एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे और सारे कंटेंट्स आने वाले हैं।